डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 7 जो इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि हमको हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो जीवन है अर्थ के ऊपर, वो किस तरीके से बना उसका इतिहास के बारे में बताती है। टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। और ये किस चीज़ में मदद करती है कि जो फ्लोरा और फोना है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो लाइफ के ऊपर काफ़ी टाइम साल पहले, जो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो लाखों साल पहले किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस हैं, वो बदलाव हैं, वो आते गए हैं। और साथ में किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देती है कि जीवन कैसे आया है धरती पे, और धरती का जैव विकास कैसे हुआ है, स्टार कैसे बने हैं जो तारे हैं, और इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, और जो ब्रह्मांड है वो खुद कैसे बना है, उसके बारे में इवोल्यूशन और या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो जानकारी देती है। उसके बाद इवोल्यूशन को हम थोड़ा टाइम के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं, जो अलग अलग टाइम पीरियड है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनी हैं। जैसे कि जो सन है उसको 5 बिलियन साल पहले का माना जाता है, और जो अर्थ है, धरती, वो 4.5 अरब साल पहले बनी है। और उसके बाद ही जो मून है, मून का इवोल्यूशन माना जाता है। और उसके बाद जैसे ही धरती बनी है, उसके ऊपर जो प्रोकैरियोटिक टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लगभग 4 अरब साल पहले के माने जाते हैं। जो लाइफ है 4 अरब साल पहले आई है। 4 बिलियन ईयर्स एको का मतलब है 4 अरब साल पहले। उसके बाद इन्हीं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने, जिनके पास जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, जो शुरुआत के जीव माने जाते हैं, इसलिए इनको प्रो बोलते हैं। प्रो मतलब प्राइमरी टाइप के। तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी स्टार्ट की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आई एनवायरनमेंट में। और ऑक्सीजन जैसे ही आई तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो बनने स्टार्ट हुए। और हम देख सकते हैं ये 2 अरब साल पहले की बात है। और उसके बाद बैक्टीरिया हैं, वो 1 अरब साल पहले के माने जाते हैं। फिर प्रोटोजोआ हैं, स्पंजिज हैं, कोरल्स हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। तो इनका इवोल्यूशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो जीव हैं वो धरती पे देखने को मिलते गए हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं जो होमोसैपियंस इंसान हैं, वो लगभग 0.0002 बिलियंस ईयर्स एगो उनका इवोल्यूशन है वो माना जाता है। और जो राइटिंग है, जो भी हम हस्तकला जिसको बोलते हैं, लिखने की जो कला है, तो वो लगभग 0.00001 ईयर पहले ही विकसित हुई है। तो इवोल्यूशन का एक संक्षिप्त रूप है जो एक सिंगल पिक में समझाने की आपको कोशिश की गई है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना है। A unique event in the history of universe which is vast and very old, almost 20 billions years old। जो यूनिवर्स की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, तो उसमें एक यूनिक इवेंट माना जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसका जो ओरिजिन मतलब जो ये बना है, तो वो बड़ी ही वास्ट, बहुत ही बड़ी और वेरी ओल्ड प्रोसेस है, बहुत पुरानी प्रोसेस है। वैसे माना जाता है 20 अरब साल पहले जो यूनिवर्स है वो बना है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कॉम्प्राइज यूनिवर्स। जो गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे टाइप के जो प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, सैटेलाइट्स हैं, सारे आ जाते हैं। उनके अंदर मैटेरियोट्स हैं। तो उनका जो क्लस्टर, उनका जो झुंड है, उन्हीं की वजह से जो यूनिवर्स है वो बना हुआ है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स। तो गैलेक्सीज के अंदर स्टार हैं, क्लाउड ऑफ गैसेज, अलग अलग गैसेज के जो बादल हैं वो होते हैं। और साथ में डस्ट, जो धूल मिट्टी वगैरह के पार्टिकल हैं, वो भी होते हैं इनके अंदर। कंसिडरिंग साइज ऑफ यूनिवर्स, यदि यूनिवर्स के साइज को देखें, तो जो अर्थ है वो
इंडीड ए स्पैक, वो केवल एक नोक के बराबर ही है, बहुत ही न के बराबर ही जगह घेरे हुए है यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो बहुत विशाल है उसके कंपैरिजन में यदि बात करें तो। बिग बैंग थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है, और इसने बताया है कि किस प्रकार से जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स किस तरीके से बना है, तो उसके बारे में बताया है। तो इसमें क्या बताया है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जो कि हम फिजिकल टर्म्स में जिसको नहीं माप सकते, बहुत ही बड़ा था वो। और यूनिवर्स एक्सपेंड, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है एक्सप्लोजन की वजह से वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया, और फैलने की वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया। पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और जैसे ये फैला है उसका टेम्परेचर भी बहुत ठंडा हो गया, और हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। उसके बाद जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो बननी शुरू हुई, गैसेज हैं वो कंडेंस हुई, और कंडेंस किसके अंडर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से गैसें एक दूसरे के पास आई, और उनसे जो गैलेक्सीज है आज के टाइम पे जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर अलग अलग टाइप की जो गैलेक्सीज हैं वो बननी स्टार्ट हुई। और जो सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है, जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा है हमारी, उसमें जो अर्थ का जो इवोल्यूशन है, अर्थ का जो ओरिजिन है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.5 अरब साल पहले का माना जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी को हम एक जीप से समझ सकते हैं, जिसके अंदर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। तो ये एक्सप्लोजन है, और जिसके अंदर काफ़ी सारे जो अलग अलग स्टार वगैरह है, जो रात को यदि हम नाइट का जो एक पिक देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो उस टाइप का जो अलग अलग स्टार हैं जो यूनिवर्स के अंदर वो बने इस एक सिंगल एक्सप्लोजन की वजह से। उसके बाद अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन, जब अर्थ बनी तो अर्थ बनते ही उस टाइम की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी थी। तो उस टाइम अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, जो आज हम गैसेज देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल देखते हैं, वो उस टाइम नहीं था। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड सरफेस, जो अर्थ के ऊपर जो मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में काफ़ी सारा जो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट था, उन्हीं से जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया है, और जो वाटर वेपर्स है वो निकलने लगे। यूवी रेज उस टाइम डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आती थी, क्योंकि उस टाइम ओजोन लेयर नहीं थी, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना शुरू हुआ, और जो हाइड्रोजन अड़की होने की वजह से वो अर्थ से दूर चली गई, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर कम काम करती थी। ऑक्सीजन कंबाइन कर गई अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और क्या क्या चीज़ बनाई इन्होंने, वाटर, CO2 और अदर गैसेज हैं उनको बनाया। ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद टाइम टू टाइम ओजोन लेयर है वो बननी स्टार्ट हुई। और एज इट कूल्ड द वाटर वेपर्स, जैसे ही वाटर के वेपर्स हैं वो ठंडे हुए तो वो बादल बने, स्टार्ट में क्लाउडिंग हुई, और क्लाउडिंग में से जब रेनिंग हुई, बारिश हुई, तो जो पानी इकट्ठा हुआ तो वो किन के अंदर जाता गया, जो डिप्रेशंस, जो गड्ढे बने हुए थे अर्थ के ऊपर, उनके अंदर जाके वो जमा होता गया, जिसकी वजह से जो ओशियंस है, जो महासागर हैं वो बने। उसके बाद जो अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन है और आज का जो एटमॉस्फेयर है वो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन दोनों एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, जो ज़्यादातर जो नाइट्रोजन है, और उस टाइम जो CO2 है वो ज़्यादा प्रेजेंट थी। आज के कंपैरिजन में यदि देखें, आज 0.003% ही केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि पहले एक अच्छी खासी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। ऑक्सीजन उस टाइम ट्रेसिज में थी, ट्रेसिज ऑफ ऑक्सीजन थे प्रीमोर्डियल टाइप में देखें तो, लेकिन आज के टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो 21% है। नाइट्रोजन लगभग सेम ही थी, और जो H2O के वाटर वेपर्स पहले ही मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। मीथेन उस टाइम भी प्रेजेंट थी, आज भी, लेकिन जो इनकी रिलेटिव कंपोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम मेन बात करें तो उस टाइम ऑक्सीजन बिल्कुल उतनी थी जितनी आज कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे भी बल्कि कम थी, बिल्कुल ट्रेसिज अमाउंट में प्रेजेंट थी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो जीवन है वो कैसे बने हैं अर्थ के ऊपर। तो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जैसे ही अर्थ बनी उसके 500 मिलियंस साल बाद जो धरती पे जो लाइफ है वो आई है, और यह हम बोल सकते हैं कि 4 अरब साल पहले ही लाइफ है वो आई है धरती पे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बाहर से आई है, अपने जो प्लेनेट, खुद प्लेनेट के ऊपर नहीं आई है, किसी बाहर से कुछ स्पोर टाइप की स्ट्रक्चर आई है। जैसे कि कुछ ग्रीक थिंकर्स का मानना है
कि यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, मतलब जीवन की इकाई जो बीज के रूप में किसी दूसरे ग्रहों से, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनसे ट्रांसफर की गई है, और धरती के साथ साथ कुछ दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी जो लाइफ की जो यूनिट्स हैं उनको ट्रांसफर किया गया स्पोर्स के रूप में। और जो पेंसपर्मिया है ये यही बताती है कि जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ है वो पहले स्पोर्स के रूप में आई है, और उन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया तो उनके अंदर एडवांसमेंट आती गई, और आज हम जो भी आज अलग अलग जीव हैं वो देख पा रहे हैं वो केवल उन्हीं स्पोर्स की वजह से ही है। और जो ये पेंसपर्मिया की थ्योरी है एक प्रकार की, ये आज भी बहुत सारे खगोल शास्त्री हैं उनका एक फेवरेट आइडिया है, आज भी उसको बहुत सही मानते हैं वो, कि भाई इसी प्रकार से जो इवोल्यूशन है वो हुआ होगा, लाइफ का जो ओरिजिन है उसी तरीके से माना जाता है। उसके बाद एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अनुसार क्या माना जाता है कि इसके 3 कोनोटेशंस हैं जो क्या बताते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। तो इसका मानना है कि जो भी आज हम जीव जंतुओं को देखते हैं ये ऐसे कैसे बने ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया, ये पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ये ऐसे ही हैं, कोई इवोल्यूशन नहीं आया। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर आल्सो। तो जो आज हम जैव विविधता देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, ये जब बने थे उस टाइम से ही ऐसे कैसे हैं, और आने वाले जो टाइम है फ्यूचर में भी इनके अंदर कोई चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम रहेंगे। इस थ्योरी का मानना है ये। और इसके अनुसार जो अर्थ है वो केवल 4000 साल पुरानी ही है, जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं कि जो जीव हैं ये मतलब जो गॉड हैं भगवान हैं उन्हीं ने बनाए हैं, और उन्हीं ने जितना भी अलग अलग टाइप के जो क्रिएचर हैं वो डेवलप किए हैं, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो उनके जिनको वो मानते हैं गॉड होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से ये थ्योरी काम करती है। स्पेशल क्रिएशन जो सुपर नेचुरल पावर है वो काम करती है इनके पीछे। स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंदर इस थ्योरी को काफ़ी चैलेंज किया गया, काफ़ी आर्ग्यू हुए इसके ऊपर। Geological history of Earth closely correlates with the biological history of the Earth. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ किस प्रकार से बनी है वो किसके साथ कोरिलेट करता है, किसके साथ वो बिल्कुल उसका संबंध है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ। मतलब जो जीवन आया है धरती पे तो वो जैसे जैसे अर्थ बनती गई है जो जीवन भी इसी तरीके से डेवलप होता गया है अर्थ के ऊपर। कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? अर्थ इज वेरी ओल्ड नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। जो धरती है जैसे इसमें माना गया 4000 साल पुरानी ही थी, लेकिन इसका जो बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि जो अर्थ है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब अरबों साल पुरानी है, ना कि हजारों साल पुरानी। उसके बाद है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो जो पहला जो जीवन का जो एक पहली फॉर्म बनी, पहला प्रकार बना, तो वो किस चीज़ से बना है? इवोल्यूशनरी फोर्सेज की वजह से। जो जैव विकास के अलग अलग जो बल काम करते हैं प्रकृति में उनकी वजह से। और उन्होंने क्या किया, जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे उनसे जो लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं। ये बायोजेनेसिस थ्योरी उसके बारे में बताती है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। 3 अरब साल पहले मानी जाती है कि जो पहली जो नॉन सेलुलर फॉर्म्स हैं, नॉन सेलुलर का मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा सेलुलर कंपोजिशन तो नहीं थी जो आज हम एक सेल की स्ट्रक्चर में देख पाते हैं, लेकिन वो सिंपलर स्ट्रक्चर थी। वो जो लाइफ है वो 3 अरब साल पहले बनी है धरती के ऊपर। दे वुड हैव बीन जाइंट मोलिक्यूल्स। तो वो क्या है? सेल तो नहीं थे, सेल के अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो सेल के। ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ शुरुआत में इन्हीं की फॉर्म में विकसित हुई है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। तो जो कंप्लीट एक सेलुलर स्ट्रक्चर है वो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब है 2 अरब साल पहले ही विकसित हुई हैं। उससे पहले कोई भी मतलब जो सेलुलर फॉर्म है उसका कोई भी आज सबूत वो देखने को नहीं मिलता है। वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स एंड इन एनवायरमेंट वाटर एनवायरमेंट ओनली। और जो ये इवोल्यूशन है सेलुलर फॉर्म का जो बनी है वो सिंगुलर सेल की फॉर्म में बनी है। पहले सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए हैं। और वाटर एनवायरमेंट ओनली जो इवोल्यूशन माना जाता है ये पानी के अंदर ही माना जाता है।
उसके बाद इस बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस माना जाता है। तो इन 1953 एस.एल. मिलर और साथ में इनके जो यूरे थे, ये इनके यूरे और मिलर ये एक दूसरे के गुरु शिष्य थे ये, और जो इनका रिसर्च था उन्होंने साथ मिलकर किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, जैसे पहले जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी, जो अलग अलग गैसेज की कंपोजिशन थी, तो ऐसी ही गैसेज की कंपोजिशन इन्होंने लेबोरेटरी स्केल पे लैब में तैयार की। और इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क, एक बंद फ्लास्क ली, जो फ्लास्क होती हैं कोनिकल फ्लास्क, राउंड बोटिंग फ्लास्क, ऐसी एक स्पेरिकल फ्लास्क ली जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स लिए और उनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया। और जो वो किस टेम्परेचर पे ली, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्शन है वो करवाई। और जिससे क्या ऑब्जर्व किया, अमाइनो एसिड बनते हुए इन्होंने ऑब्जर्व किए। ये ऐसी सिमिलर कंडीशन में तो इन्होंने सुगर्स, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स और फैट, ये चीज़ें भी ऑब्जर्व की। और कुछ दूसरे साइंटिस्टों ने भी इनके अंदर अपना रोल प्ले किया, जो कि अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, अदर्स का मतलब है दूसरे साइंटिस्टों ने भी ये शुगर वगैरह है, नाइट्रोजन बेस है, पिगमेंट्स हैं, फैट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन को प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे बने हैं। एनालिसिस ऑफ मेटेरोइड, जो ये खगोल पिंड वगैरह हैं जो धरती पर टकराते रहते हैं, यदि उनका अच्छे ढंग से एनालिसिस, उनका निरीक्षण किया जाए तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, तो यहाँ से जो केमिकल इवोल्यूशन है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं से ही लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हुई हैं, उसको कई लेवल पे तो ज़्यादा माना गया और कई लेवल पे कम, क्योंकि इसके लिमिटेड एविडेंस ही मौजूद थे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यूरे एंड मिलर ने यूज किया उनके लेबोरेटरी स्केल पे, तो वो क्या था, एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर उन्होंने जो भी उस टाइम की एनवायरमेंटल कंडीशन थी, क्लोज्ड फ्लास्क था, तो जिसके अंदर इन्होंने मिक्सर लिया, एक फ्लास्क यहाँ पे है जो कि वाटर को यहाँ पे लगातार गर्म करता गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक जगह पे स्पार्किंग वगैरह ली, और स्पार्किंग क्या कर रही थी, जैसे उस टाइम पे लाइटनिंग वगैरह होती थी, तो काफ़ी सारी जो गैसेज के कम्बिनेशन में, उनके रिएक्शंस में ये भी बड़ा रोल प्ले करती थी। अकेला टेम्परेचर ही नहीं, जो लाइटनिंग वगैरह है उनकी वजह से कई गैसेज के कम्बिनेशन है वो उस टाइम बने। और जो अलग अलग गैस हैं वो एक क्लोज्ड फ्लास्क में लिया, उसके बाद स्पार्किंग करवाई, स्पार्किंग से देखा कि जो नीचे का कंटेंट था उनको जब उन्होंने टेस्ट करके देखा तो इसके अंदर अमाइनो एसिड और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बने। लिए इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लेकिन जो अलग अलग उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशन को क्रिएट किया गया उससे पाया गया कि जो अमाइनो एसिड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो इन्हीं से बने हैं। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ओपरेन और हेल्डन ने। तो उन्होंने क्या किया, ओपरेन ऑफ रशिया, हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, जो अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने भी इस चीज़ के साथ सहमति जताई कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आरएनए, प्रोटीन, उन्होंने तो जैसे जो इनसे पहले वाले साइंटिस्ट थे यूरे एंड मिलर, उन्होंने बताया था कि आरएनए वगैरह है, प्रोटीन वगैरह, वो कैसे बनते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ है इन मॉलिक्यूल से आगे कैसे डेवलप हुई, इनका मतलब आगे का स्टेप है वो इन्होंने क्लियर किया। एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, जो केमिकल इवोल्यूशन के बाद ही जो लाइफ है वो ओरिजिनेट उसका माना जाता है। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनने स्टार्ट हुए। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, तो ये केमिकल इवोल्यूशन यही बताता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से कैसे बने हैं। कंडीशंस क्या थी उस टाइम, हायर टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, मतलब जो ज्वालामुखी वगैरह फटते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग का मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा था, ऑक्सीजन बहुत कम प्रेजेंट थी, तो CH4, मीथेन, अमोनिया, ये जो गैसेज हैं उस टाइम ज़्यादा प्रेजेंट थी। तो जो ओपरेन और हाल्डन की थ्योरी ने क्या बताया, एक हाल्डन इन्होंने सूप लिया, सूप मतलब एक लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मटेरियल प्रेजेंट थे, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से आरएनए, डीएनए वगैरह, और जो उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहे हैं किसके अंदर। जैसे ही वो एग्रीगेट हुए, इकट्ठे हुए, तो कोसरवेट्स मतलब छोटे छोटे जो बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म्स हैं वो बनी, माइक्रोस्पियर्स बने, जैसे पिक में हम देख सकते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पियर से प्रोटोसेल्स मतलब पुराने टाइप की सेल्स बनी। और
इन्हीं प्रोटोसेल्स के अंदर जब न्यूक्लिक एसिड आया, आरएनए डीएनए आया, तो इन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक सिस्टम बना, एक सेल बनी। तो सेल का इवोल्यूशन हम देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है ओप्रेन एंड हल्डन थ्योरी के अनुसार। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटन मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड। और तो ये थ्योरी उसका मतलब आगे के बारे में बताती है कि पहले एक बारी जो लाइफ आई है, उसके बाद जो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं, उनके ही गलने सड़ने से आगे की जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, लुइस पास्टर ने। उन्होंने क्या किया था, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इन्होंने बताया था कि जो पुराने टाइम पे यदि पुरानी लाइफ पहले एग्जिस्ट है करती है कहीं, तो उसी से जो नई लाइफ है वो विकसित होती है। तो इन्होंने क्या किए थे, कुछ प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, मतलब फ्लास्क को स्टेरिलाइज किया इन्होंने, और उसमें कुछ टाइम के बाद देखा कि वहाँ पे कोई भी जो यीस्ट है वो नहीं बनी है, कोई बैक्टीरिया वगैरह उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो स्पोर वगैरह यदि प्रेजेंट भी थे, बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे उनके अंदर प्रेजेंट भी थे, तो उनको प्री स्टेरिलाइज का मतलब हीट वगैरह करके उसको स्टेरिलाइज कर लिया। स्टेरिलाइज मतलब उनको कीटाणु रहित कर लिया, और उसके बाद उसको लंबे टाइम तक ऐसे ही रखा। तो उसके अंदर पाया कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने पहले वाली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को तो उस टाइम किल ही कर दिया। और उन्होंने फिर दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या किया, उस फ्लास्क को ओपन एयर छोड़ दिया, ऐसे खुले में छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर नए नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो अरोज हुए, किससे, किल्ड यीस्ट से। तो इन्होंने यीस्ट का एक लिक्विड फॉर्म ली और उनको प्रीस्टलाइज यदि उसको गर्म किया काफ़ी टाइम तक, उसके बाद ऊपर से उसको बंद कर दिया, तो उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप नहीं हुए। लेकिन यदि इसी किल्ड यीस्ट को ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया, तो उसमें से काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिले। तो पिक से हम जो एक्सपेरिमेंटल हैं वो देख सकते हैं। ये लुइस पास्चर थे, और इन्होंने जो एक स्पेशल टाइप का जो फ्लास्क लिया, जिसकी जो नेक थी वो स्वान नेक टाइप की थी, जैसे जो हंस की नेक होती है, इस प्रकार की जो मुड़ी हुई ट्यूब थी। तो उस टाइप का फ्लास्क लिया। फ्लास्क में क्या लिया, जो ईस्ट है उनको लिया, ईस्ट का एक लिक्विड फॉर्म जो खमीर होता है, जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करवाता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, गर्म किया उसको, जो भी लिक्विड में कंटेंट था, और उसके बाद उस फ्लास्क को ऐसे ही छोड़ दिया, स्टेरिलाइजेशन कर दिया मतलब, और बाद में चेक किया थोड़े टाइम के बाद कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था। लेकिन सेकंड वाले में क्या किया, हीट किल्ड तो किया, लिक्विड कंटेंट से एक बार स्टेरिलाइज तो कर दिया वो, लेकिन उसके बाद जो नेक वाला पोर्शन है, ये बैंड नेक वाला, ये हटा दिया। और उससे क्या मिला कि जो बैक्टीरिया है वो फ्लास्क के अंदर थोड़े टाइम के बाद जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए। और जो एक थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, हीट सप्लाई की, एक बार स्टेलाइज किया, उसके बाद कुछ कंटेंट है वो ट्यूब के अंदर लेके आ गए, और फिर बाद में देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो भी प्रेजेंट थे। तो जब तक एयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था इस लिक्विड का, जैसे यहाँ पे एयर के साथ कोई कनेक्शन था, और ये बेंट ट्यूब क्यों ली गई, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इस पोर्शन तक ना पहुँच पाए, जो भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर पाए वो इसी पोर्शन तक पहुँच पाए, जो बेंट वाला भाग है इसी जगह तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को, एयर वाले बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए इस टाइप का जो इन्होंने जो मॉडिफिकेशन है वो ट्यूब है वो ली थी फ्लास्क के ऊपर। तो यही बता रहा है कि यदि पहले यदि लाइफ प्रेजेंट है, जैसे एयर में लाइफ प्रेजेंट है, तो एयर यदि कंटेंट में आ जाती है इसके स्टेरिलाइज्ड पोर्शन के, तभी बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज वो बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद है डार्विनिज्म। तो डार्विन जो साइंटिस्ट हैं उनकी हम पिक देख सकते हैं, बेस्ड ऑन, तो ये थ्योरी है डार्विनिज्म। तो डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी, कब की थी, जब ये एक सी वॉयज, एक समुद्री यात्रा पे गए थे एक शिप के अंदर, और शिप का नाम था HMS बीगल शिप। गैलापागोस आइलैंड पे गए थे ये एक, और ये लगभग 5 साल तक इनकी समुद्री यात्रा है वो चली थी। और वहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन ली, तो डार्विन ने क्या कंक्लूजन निकाला, जो अपनी ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने वहाँ पे देखी अलग अलग चीज़ें, extinction of different life forms cause arising of new forms of that of life at the different periods। तो अलग अलग टाइम पे धरती के ऊपर अलग अलग जो स्पीसीज हैं, अलग अलग जो जीवन है वो खत्म होता रहता है, और जो नई लाइफ फॉर्म्स हैं वो उनकी जगह पे आती रहती हैं। और ऐसा धरती पे काफ़ी बार हुआ है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स। तो जो पॉपुलेशन है हैज बिल्ट इन वेरिएशंस, वो काफ़ी सारे अपने अंदर बदलाव विकसित करती हैं अलग अलग गुणों में,
और जो वे बदलाव हैं वो उनको अनेबल, उनको मदद करते हैं किसके लिए, टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जो उनके वातावरण के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं उनमें उनको जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, तो इन्होंने फिटनेस का पॉइंट दिया था। फिटनेस क्या चीज़ होती है, अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो फिटनेस का वहाँ पे मतलब केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस था। और इसका मतलब क्या है, हु आर बेटर फिट इन वन एनवायरमेंट, जो जीव ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं, तो वही जीव ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रोजेनी है, अपने जो वंशज हैं उनको छोड़ पाते हैं नेचर में, और उसकी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे और वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। नेचर चाहती है कि जो जीव डेवलप कर पाएगा उसी को वो सर्वाइव करने का मौका देगी, बाकी को वो एलिमिनेट, वो नेचर से हटा देती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं इसको, जो डार्विन ने दी, डार्विनिज्म थ्योरी बोलते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ डार्विन ही बोलते हैं। तो इसके लिए डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ स्टडी है वो पहले से की थी, जिसके अंदर उन्होंने वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन, तो एक साइंटिस्ट को ये पढ़ के गए थे जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर वर्कआउट किया था, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, और उन्होंने क्या कुछ बताया था, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिटेड हैं, वो बढ़ नहीं सकते, लेकिन पॉपुलेशन आर स्टेबलाइज इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशन, और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो पॉपुलेशन है एक बारी तो बढ़ती है लेकिन उसके बाद एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, और हालांकि उसके अंदर सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, मतलब उतार चढ़ाव हैं, कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो वो जरूर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली, यदि हर एक जीव अपनी फुल कैपेसिटी के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। लेकिन जो पॉपुलेशन साइज यदि हम रियलिटी में देखें तो वो लिमिटेड रहता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो खाना पानी की जो चीज़ें हैं प्रकृति में वो तो लिमिटेड ही हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं और रिसोर्सेज कम हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन होएगा उनके बीच में, मारकाट मच जाएगी, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक लेवल तक ही रह के, एक लेवल तक बढ़ने के बाद ही वहीं तक रह जाती है। और उसके अंदर भी कुछ जो सर्वाइव कर लेते हैं, और किस बेस पे सर्वाइव करेंगे, दूसरों के कॉस्ट पे, मतलब दूसरों को डैमेज करके ही वो सर्वाइव करेंगे, और किनको किसके कॉस्ट पे रहेंगे, जो कि अपने आप को बचा नहीं पाते हैं नेचर में। तो किसी न किसी को तो अपने जो जो लाइफ है उसको त्यागना पड़ेगा दूसरे को जीवित रहने के लिए। तो कंपटीशन में यही रहता है कि एक जो जीव है वो सर्वाइव कर लेता है, बल्कि जो दूसरा है वो उसकी डेथ हो जाती है। हेरिटेबल वेरिएशन विच मेक्स रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, तो कुछ जो वेरिएशन हैं ये हेरिटेबल होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधनों का यूज है वो अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा सकता है कुछ स्पीसीज के द्वारा, और उनकी वजह से क्या है वो ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और ज़्यादा वो प्रोजेनी है अपनी नेचर में छोड़ पाते हैं। ओवर मैनी जनरेशन, कई जनरेशन के बाद जो सर्वाइवर्स हैं, जो जीवित रहने वाले जीव हैं, मतलब जो कंपटीशन से बच जाते हैं, वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ देंगे और वही प्रोजेनी ज़्यादा वेरिएशन के साथ एक नई स्पीसीज है वो बनाती हुई मिलेगी। एक एल्फ्रेड वेलेस साइंटिस्ट हैं, एक नेचुरलिस्ट हैं, ये भौतिक शास्त्री बोल सकते हैं इनको, हु वर्कड इन मैलरी आर्कियोपेलागो पेलागो हैड आल्सो सम केम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम पे डार्विन के टाइम पे ही ऐसे ही उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की और इसी कंक्लूजन में पहुंचे जो नेचुरल सिलेक्शन है। तो इस थ्योरी को जो एल्फ्रेड वेलिस हैं उन्होंने भी अपनी सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है वो दी। तो ये डार्विनियन थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये क्या कहती है कि इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो जैव विकास होता है वो नेचर के द्वारा सिलेक्शन की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसके अंदर टू की कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ब्रांचिंग डिसेंडेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंडेंट का मतलब है जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, जो वंशज, जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के जो वंशज आगे बढ़ते हैं वो अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। जैसे एक टहनी होती है, ब्रांच निकली होती है एक स्टेम से, तो अलग अलग डायरेक्शन में फैली होती हैं, उनके ऊपर अलग अलग टाइप के जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी लीव्स हैं और जो फूल वगैरह अलग अलग लगते हैं। इसी प्रकार से एक कॉमन जगह से ही जो जीव जंतु, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वो निकले हैं, और उनके अंदर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वो अलग अलग प्रकार के वो ढलते गए।
और नेचुरल सिलेक्शन का भी इसके अंदर काफ़ी रोल है। नेचर जिन जीवों को सिलेक्ट करती है तो वो क्या होना चाहिए, फिट होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली फिट होने चाहिए वो। सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड, इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल सही ढंग से अनुकूलित हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति। इन एन अदरवाइज होस्टाइल एनवायरनमेंट आई नेचर सेलेक्ट्स द फॉर फिटनेस, तो अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति जो ज़्यादा फिट हैं तो उन्हीं को नेचर है वो सिलेक्ट करती है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, और जो ये चेंज हुई जो भी चेंज हैं ये इनहेरिट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और इनका जेनेटिक बेस भी माना जाता है कि जीन के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है, जो भी एक इंडिविजुअल अपने अंदर चेंजेस करता है, वेरिएशन वो लेके आता है। फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ द स्टेबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर, और जो फिटनेस है यही एंड रिजल्ट होता है जो भी अलग अलग इंडिविजुअल अपने अपने अटैम्प्ट करता है जिंदा रहने के लिए अर्थ के ऊपर, तो उसका जो मेन एंड में रिजल्ट उसको फिटनेस से मिलता है, और फिटनेस यदि ज़्यादा से ज़्यादा शो करेगा तो नेचर के द्वारा सिलेक्ट रहेगा, मतलब वो जिंदा रहेगा धरती पे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो माइक्रोब्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम, यदि हम उसको लैब के अंदर उगाते हैं कल्चर प्लेट के ऊपर, अलग अलग मीडियम होते हैं जिन पे हम बैक्टीरिया को, अलग अलग माइक्रोब्स को उगा के देखते हैं, तो वो डिवाइड फास्ट, वो बड़े जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और अपनी जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं, और थोड़े ही टाइम में 1 घंटे के अंदर अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर वो अपनी लाखों की संख्या बना लेते हैं। और एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज बिल्ट, तो अलग अलग जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की वो अलग अलग वेरिएशन है उनके अंदर आ जाती है, उनको जिस प्रकार का अपना खाना मिलता है एनवायरनमेंट में, जो भी हम उनको खाना देंगे तो उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से काजिंग सर्वाइवल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन, जिसके अंदर कुछ ही जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएगा जब हम उनको नई कंडीशन देंगे। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी टाइम के अंदर वेरिएंट पॉपुलेशन आउट ग्रोथ अदर्स, जिसकी वजह से कुछ जो बदली हुई जो पॉपुलेशन है जिसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, जो हम खाना यदि चेंज कर करके उनका एनवायरमेंटल कंडीशन यदि उनकी चेंज कर रहे हैं, तो जो कुछ वेरिएंट पॉपुलेशन है वो दूसरों को वहाँ पे वैनिश कर देती हैं और बदली हुई मिलेंगी, अपीयर्स ए न्यू स्पीसीज, तो जो पुराने वाली जो हमने बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो की थी जो बदलते गई आगे आगे नए नए चेंज उसके अंदर आते गए कई पीढ़ियों के बाद, तो एक नई स्पीसीज को बना के वहाँ पे देखने को मिलती है, एक स्पेसिएशन वहाँ पे प्रोसेस है वो मिलेगी। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर्स विद इन डेज, और कुछ दिनों में ही होता है ये जो इवोल्यूशन है जो माइक्रोब्स के केस में यदि देखें, जबकि जो फिश हैं, फाउल हैं, जो पक्षी हैं, जो मछलियां हैं और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यही जो प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों का टाइम ले लेती है, क्योंकि ऐसे जीवों का जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम आता है। जैसे जो ह्यूमन है उसका लगभग 80 to 100 जो ईयर्स है वो लाइफ स्पैन रहता है, तो उसको इवोल्व होने में, उसके अंदर चेंजेस विकसित होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। उसके बाद है लैमार्क थ्योरी, जिसको लैमार्किज्म भी बोला जाता है। तो लैमार्क के अनुसार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो जैव विकास हुआ है धरती पे, अलग अलग जो जीवन विकसित हुआ है वो किस चीज़ के बेस पे हुआ है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यदि हम किसी भी ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे ढंग से इम्प्रूव होता चला जाता है, और यदि किसी ऑर्गन का हम अच्छे ढंग से यूज नहीं करते हैं तो वो डिसयूज में चला जाता है, वो आराम आराम से अपनी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है जैसे जिराफ, हु इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लिविंग लीव्स ऑन द टाल ट्री, जैसे जिराफ की जो गर्दन है, लंबी गर्दनों किस बेस पे हुई है, मतलब पहले के जो जिराफ है जिन्होंने प्रयास करना शुरू किया, जो पेड़ हैं, पेड़ की जो ऊंची टहनियाँ हैं उनको, उनके पत्तों को खाना शुरू किया। फॉरेज का मतलब है एक, मतलब शिकार करके खाना या फिर एक फीडिंग हैबिट बोल सकते हैं। हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ दियर नेक, तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उनका जो अनुकूलन क्या रहा, उनको अपने बदल जो भी पत्तों खाने के लिए अपनी जो नेक हुआ उसको अडेप्ट किया, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ी। पास्ट ऑन दिस एक्वायर्ड करेक्टर, और जो ये करेक्टर उन्होंने प्राप्त किया नेचर से, तो उसको अपनी आगे की पीढ़ियों में एक के बाद एक सक्सीडिंग जो जनरेशन उसकी आती गई उसके अंदर इसको ट्रांसफर करते गए, और जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर्ड लॉन्ग नेक्स, और जो जिराफ्स के अंदर जो लंबी गर्दन्स आती हैं वो कई सालों का ही
जो इसी प्रकार के जो करैक्टर वो एक्वायर करते गए, और ये जब करैक्टर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते गए तो जो गर्दन है वो बहुत लंबी होगी। जैसे शुरुआत में जो जिराफ है उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हाइयर जो प्लांट्स हैं उनकी जो ब्रांचेज को पत्ते खाने स्टार्ट किए, तो ज़्यादा ज़्यादा वो प्रयास करते गए, तो जिस चीज़ की उनको नीड लगी तो वो चीज़ उनकी जो जैसे हाइट है गर्दन की वो बढ़ती चली गई, और आज हम जो जिराफ है उसकी लंबी गर्दन है वो आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद है म्यूटेशनल थ्योरी। इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरुआती दशक में, जैसे जो 1910 के आसपास की बात कर रहे हैं, 1900 से लेकर 1910 के आसपास की, तो ह्यू जो डी वेरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, उन्होंने कुछ काम किया किसके ऊपर, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर, एक ये प्लांट है, ब्रॉट फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन, जिसकी वजह से उन्होंने म्यूटेशन का एक पॉइंट दिया। म्यूटेशन क्या होती है, सडन इनहेरिटेबल चेंज, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं और उनकी वजह से भी वेरिएशंस काफ़ी देखने को मिलती हैं। बिलीव्ड दैट म्यूटेशन काज इवोल्यूशन, तो इनका मानना था कि जो ये म्यूटेशन है यही जैव विकास को विकसित करती हैं, और ये माइनर फॉर्म में नहीं होती कि थोड़े थोड़े चेंज आएंगे, बल्कि ये एकदम से आती हैं और एकदम से बदलाव करती हैं ये। जैसे कि जो डार्विन बताते थे कि भाई ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर आराम आराम से उन्हीं इंडिविजुअल को जो इन्वायरमेंट है वो आराम आराम से चेंज होता है, और उस हिसाब से आराम आराम से वेरिएशन जीवों में देखने को मिलती है। लेकिन इनका मानना था कि म्यूटेशन एकदम से आती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, नई स्पीसीज बनाता है। और इनका ये भी मानना था कि म्यूटेशन रैंडम होती है, उनका किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं होता, किसी फॉर्म में वो आ सकती हैं, डायरेक्शन लेस होती हैं, कोई फिक्स उनका टारगेट नहीं होता कि वह नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाना इसलिए ही मेरे को म्यूटेट करना पड़ेगा, म्यूटेशन आनी चाहिए। जैसा कि डार्विन ने बताया था कि जो म्यूटेशन जो वेरिएशन थी वो स्मॉल लेवल पे थी, छोटे लेवल पे थी, लेकिन उनका एक डायरेक्शन एक्सपेक्ट था। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं म्यूटेशनल थ्योरी में और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर। तो म्यूटेशन काज्ड स्पेसिएशन, तो इनका मानना था कि जो म्यूटेशन है उन्हीं की वजह से जो स्पीसीज बनी है वो ग्रेजुअली नहीं बनी, आराम आराम से नहीं बनी, बल्कि वो एक सिंगल स्टेप में ही बनी है, और जिसको साल्टेशन माना जाता है। साल्टेशन मतलब एक टाइम पे जो वेरिएशन है एकदम से आ जाती हैं और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक कोई वेरिएशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और ये म्यूटेशन की वजह से आती हैं। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन से, तो सबसे पहले जो एविडेंस हैं वो फॉसिल एविडेंस। तो फॉसिल क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। तो चट्टानों में कुछ जीव जंतुओं के जो कठोर भाग हैं वो मिलते हैं, और उनके कुछ अंश भी मिलते हैं। रिमेन्स का मतलब कुछ भाग उनके, हो सकता है पूरे भाग ना हो, कुछ छोटे भाग जिसको अंश बोलते हैं, तो इसलिए इनको जीवाश्म बोला जाता है। जो रॉक्स हैं, ये चट्टानें हैं, वो सेडिमेंट्स, वो एक के बाद एक परतें बनाती हैं, और जो ये परत अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो धरती के इतिहास में काफ़ी टाइम तक जो ये परतें हैं अलग अलग जमती गई, और जिससे जो धरती है वो बनती गई, उसकी परतें हैं वो बनती गई। और डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग जो परतें हैं धरती की, जो सबसे पहले परत बनी है इसका मतलब वो पहले टाइम पे बनी है, उसके बाद की परतें हैं उसके बाद में बनी है। तो जिस प्रकार के जीव उस टाइम रहते थे, उस टाइम की परतों में ही वो उनके जो अंश हैं वो देखने को मिलते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो भी ये जीवाश्म मिलते हैं तो ये विलुप्त ऑर्गेनिजम्स को बताते हैं कि जो आज धरती पे नहीं मिलते हैं। जैसे डायनासोर हैं, डायनासोर के जो कंकाल मिलते हैं अलग अलग परतों से, तो यही बताते हैं कि एक टाइम पे वो भी कहीं ना कहीं जो धरती पे रहते थे। स्टडी ऑफ फॉसिल इंडिकेटर, यदि हम इनकी स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, तो इसे जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट, हमको उस टाइम का पता लग जाता है जब वो जीव धरती पे रहा करते थे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेज क्या आते हैं, स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम, तो इनका ये मानना है कि जो जीव जंतु हैं धरती पे, जो जीवन है वो काफ़ी टाइम के बाद बदलता गया है, और कुछ सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन, तो कुछ जो जीवन है वो केवल कुछ ही टाइम पे पाया जाता है। धरती के जो अलग अलग टाइम स्पेंड हमने देखे हैं, भाई 1 अरब साल पहले क्या था, 2 अरब साल पहले क्या थे, 3 अरब साल पहले, तो अलग अलग टाइम पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में ही कुछ जीव हैं वो पाए जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है धरती के इतिहास पे कि काफ़ी सारी जो नई फॉर्म्स हैं वो भी बनी हैं, नई जो स्पीसीज हैं वो भी विकसित हुई हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था
कुछ सर्टेन फीचर्स देखे थे। कब? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती हैं, जब भ्रूण विकसित कर रहा होता है, जो मदर वोम होता है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके अंदर, और जिनके अंदर जो उसने ज़्यादातर स्टडी किए वर्टिब्रेट्स के जो फीटस हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो स्टडी की, तो कुछ करेक्टर्स उन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखे जो कि अडल्ट के अंदर वो करेक्टर एब्सेंट थे। तो जिसमें उनने जब वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को स्टडी किया, जिसमें ह्यूमन के एम्ब्रियो भी देखें, तो उनके अंदर एक रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स है। जो वेस्टिजियल का मतलब है वो ऑर्गन जो पहले फंक्शनल थे लेकिन आज वो बिना हम जब उनका यूज नहीं करते हैं तो वो खत्म होते रहते हैं। जैसे टेल है, ह्यूमन में टेल बोन पाई जाती है, लेकिन टेल हमारे एंसेस्टर में मिलती थी, आज वो एब्सेंट है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाती है। तो कुछ गिल स्लिट्स का मतलब है गिल के कुछ छिद्र, वो बिहाइंड द हेड, मतलब वो सिर के पीछे वाले भाग में पाए जाते थे, जो ह्यूमन फीटस में भी थे, ह्यूमन जो एम्ब्रियो था उनके अंदर भी थे शुरुआती फेज में। लेकिन ये फंक्शनल किन में रहते हैं? मछलियों में, क्योंकि मछलियों के पास ही गिल्स होते हैं, जबकि जो अडल्ट वर्टिब्रेट्स हैं दूसरे, उनके अंदर ये खत्म हो जाते हैं टाइम टू टाइम। मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है, मतलब जब भी विकसित होता है एक भ्रूण, वो ये खत्म करता रहता है जो भी स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बुयर एक अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोट किया कि जो एम्ब्रियो है, एक इंडिविजुअल का जो एम्ब्रियो है वो कभी भी दूसरे इंडिविजुअल के अडल्ट में पास नहीं होता है। उसका एक स्पेशल खुद की हिस्ट्री होती है, पार्टिकुलर हिस्ट्री। हालांकि शुरुआती फेज में वो एक जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं। जिस भी अडल्ट की इन्फॉर्मेशन उनके डीएनए में है वही अडल्ट वो बनाते हैं। उसके बाद होमोलॉगी या फिर होमोलोगस ऑर्गन, ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन। ये वो ऑर्गन होते हैं जो काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो इनका ओरिजिन है, जिस जगह से ये बनते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी, वो सेम रहती हैं। स्ट्रक्चर सेम होती है, और वो किस चीज़ की वजह से होती है? डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू द डिफरेंट नीड। जब ये अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उस हिसाब से इनको अलग अलग ढंग से ढलना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर तो वही होती है, उनकी फंक्शन उनके अलग अलग हो जाते हैं। और ये किस चीज़ को दिखाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब है एक जगह से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जिसके अंदर क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे उसको नीड दी जाएंगे अलग अलग, तो उस हिसाब से वो अलग अलग फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जिसके अंदर जो एक जगह से निकलना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो, हालांकि उनके फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स के बेसिक स्ट्रक्चर जिनकी सेम है वो अलग अलग जरूर है, लेकिन उनके एंसेस्टर जो उनके पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं एक ही रहे हैं। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन जीन्स, तो जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पे सेम है? क्योंकि उनकी जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो जीन है जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो सेम होते हैं किनके अंदर? डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जो फोरलिम्स होते हैं वेल्स के, मतलब जो आगे के फिन्स होते हैं वेल्स के, और बैट्स चमगादड़ में जो आगे के पंख होते हैं, एक इनके पास पाँव होते हैं, और जो फोर लिम्स जिसको बोला जाता है वेल्स के, बैट्स के, चीता होता है, जैसे ह्यूमंस हैं, ये सारे मैमल्स के हमने एग्जांपल देखे हैं। इनके अंदर क्या है? जो आगे के हाथ या पैर हैं, जैसे इंसानों में हाथ होते हैं, बाकी के तो पैर या फिर फिन या फिर पंख भी हो सकते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, लेकिन फंक्शन जैसे वेल्स में तैरने का करते हैं वो काम, बैट में उड़ने का करेंगे, चीता में दौड़ने का करेंगे, और ह्यूमन है वो अलग अलग एक्टिविटी हैंड से वो करते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो जो हड्डियां पाई जाती हैं फोरलिम्स में, ह्यूमरस बोन है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो सबके पास पाई जाएंगी। जितनी भी स्ट्रक्चर हमने देखी हैं फोरलिम्स में, ये हर जीव में पाई जाएंगे, लेकिन इनके फंक्शंस हैं फोरलिम्स के वो अलग अलग हो जाते हैं। वर्टिब्रेट हार्ट और द ब्रेन, जो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में जो हम हार्ट देखते हैं और ब्रेन्स देखते हैं वो भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। प्लांट के अंदर भी जो थोर्न और टेंड्रिल होते हैं ना, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम से ही बनते हैं, लेकिन इनका जो काम है वो अलग अलग होता है। जैसे बोगनवेलिया के अंदर जो थोर्न्स है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ककरबिटा में जो टेंड्रिल्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेल में हमने देखा एक स्पायरल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, वो जब भी किसी स्पोर्ट के अराउंड घूम जाती है तो उसको सपोर्ट, मतलब वो उसको फिर आगे अपनी ग्रोथ करवाने में विकसित करती हैं, मदद करती हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम से आइडिया ले सकते हैं, जैसे रेडियस, अल्ना,
है, ह्यूमरस बोन है, कार्पल है, मेटाकार्पल फेलेंजेस जो कि 4 लिम्स की बोन्स होती हैं जो ह्यूमन के अंदर हैं ये। और दूसरे जो अलग अलग जैसे टाइगर या फिर कैट है, वेल है, बैट है, इनके अंदर हमको ये सारी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन इनके काम है, जैसे बैट में फ्लाइंग का काम होता है, उड़ने का, जो वेल के फ्लिपर होते हैं ये उसको तैरने में मदद करते हैं, कैट के जो पाँव हैं वो उसको दौड़ने में मदद करते हैं, और हाथ हैं जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है एनालोगस। एनालोगस जस्ट अपोजिट होता है होमोलोगस का, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन हैविंग डिफरेंट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स तो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो ये वो ऑर्गन होते हैं जिनकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगी लेकिन उनके फंक्शंस हैं वो सेम होते हैं, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को साबित करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है अलग अलग जो स्ट्रक्चर वाले जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग जगह से आके केवल एक ही जगह पे यदि आके रहने लग जाते हैं तो उनको उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल यदि वाटर के अंदर रह रहे हैं तो उनको अपने फ्लिपर्स वगैरह हैं तैरने के लिए वो मॉडिफाई करने ही पड़ते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अलग अलग जगह से आके एक जगह पे इकट्ठा होना। कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, एक जगह पे फोकस किया जाता है, तो ये अलग अलग करेक्टर्स को एक जगह पे फोकस करने का काम करते हैं। Similar habitat result in selection of similar adaptive features in different organisms but towards same function। तो कारण क्या रहता है सिमिलर हैबिटेट का होना, एक ही जगह पे रहा जाना अलग अलग जीवों का, तो जिसके अंदर सिमिलर अडेप्टिव फीचर मिलेंगे, मतलब उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जीवों को एक ही ढंग से विकसित होना पड़ेगा, और अलग अलग जीव हैं जो वो एक ही टाइप के वो फंक्शन है, फिर वहाँ के उसके जो ऑर्गन है एक ही प्रकार के जो फंक्शन है वो करते हुए मिलेंगे। एग्जाम्पल है जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक। जो पंख होते हैं एक बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट में आता है, आर्थ्रोपोड्स में, और जो बर्ड्स हैं और जो उनके पंख होते हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं, दिखते भी एक जैसे हैं क्योंकि उड़ने से रिलेटेड काम होता है। आई है जो ऑक्टोपस की और मैमल्स की, तो ये भी एक ही प्रकार के फंक्शन करते हैं, देखने से रिलेटेड काम रहता है इनका। हालांकि जो ऑक्टोपस है वो नॉन कोरोडेट्स में आता है, और जबकि मैमल्स हैं वो कोरोडेट्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। काफ़ी डिफरेंस है इनके अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर में, लेकिन फंक्शन इनके सेम ही है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन है और डॉल्फिन है। डॉल्फिन के जो आगे के जो हाथ बोलो या पाँव बोलो जो उनके फ्लिपर्स हैं तो उसको तैरने में मदद करते हैं। और पेंगुइन के भी जो, हालांकि बर्ड है पेंगुइन लेकिन वो भी ज़्यादातर पानी में ही रहता है, और जिसकी वजह से उसके भी जो आगे के जो पंख हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो गए हैं। स्वीट पोटैटो है वो रूट मॉडिफिकेशन होता है, जबकि जो पोटैटो है सिंपल वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और फंक्शन क्या है इनका, फूड को स्टोरेज करने का, लेकिन मॉडिफिकेशन इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, रूट एक अलग स्ट्रक्चर लिए होती है, स्टेम एक अलग स्ट्रक्चर लिए होता है। तो जो पोटैटो है वो स्टेम से बना होता है, और जो स्वीट पोटैटो शकरकंद होता है वो एक रूट से मिलके बनता है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है, काम इनका स्टोरेज का ही रहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं पिक से जो बर्ड्स के विंग्स हैं, इंसेक्ट के विंग्स हैं और बैट के विंग्स हैं। क्लासेज अलग अलग है इनकी। बैट ये मैमल्स में आती हैं, ये इंसेक्टा में आती है, आर्थ्रोपोडा में, बर्ड्स में आते हैं ये एव्स में। तो काम सबका उड़ने का है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहती हैं। यदि इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, इंसेक्ट के अंदर कोई बोन्स नहीं मिलेगी, लेकिन बर्ड्स के अंदर हमको ह्यूमरस और रेडियस बोन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बैट है, बैट में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तो मिलेगी, साथ में फेलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन इनके सेम रहते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड, जो कि मनुष्य ने इवोल्यूशन में क्या रोल प्ले किया है वो हम एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन काज्ड बाय ह्यूमन, उसको एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन बोला जा सकता है। तो मनुष्य ने क्या किया है, मैन ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी। तो अलग अलग स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी के लिए, या फिर जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए और जो फलों के उद्यान के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग जो नई नई स्पीसीज हैं उनको वो खोजता रहता है। नई नई जो डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे उसमें पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज है काफ़ी सारी। हम फसलों की अलग अलग टाइप के जो बीज हम देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल होते रहते हैं। इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। इंटेंसिव का मतलब बहुत जो ज़्यादा बड़े लेवल पे किए जाते हैं, फास्ट जो मतलब स्पीड से किए जाते हैं। उन्होंने
क्रिएटेड ब्रीड्स, ऐसी ऐसी प्रजातियां विकसित कर ली हैं दैट डिफर फ्रॉम द अदर ब्रीड्स, जो दूसरी ब्रीड्स से बिल्कुल अलग हैं। जैसे डॉग्स हैं, डॉग की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं और ये भी हाइब्रिडाइजेशन का ही एक रिजल्ट है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से करैक्टर लिए जाते हैं और उनको मिक्स करके एक नई स्पीशीज है वो बनाई जाती है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं। मैन हैज क्रिएट न्यू ब्रीड्स विद इन 100 years, जो ये ब्रीड्स तैयार किए हैं मनुष्य ने, ये केवल कुछ ही सालों का नतीजा है, कुछ सैकड़ों सालों का नतीजा हम बोल सकते हैं। जैसे जैसे डिस्कवरी होती है तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन नेचर यदि इसी चीज को करने लगे तो उसको लाखों साल लग सकते हैं। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड, और कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे हम यदि कीटनाशक और जो खरपतवार नाशक खेतों में ज़्यादा डालते हैं तो उसकी वजह से जो प्लांट्स जिसके प्रति हम ये पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं या फिर जो इंसेक्ट हैं जिनको मारने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर आराम आराम से इनके प्रति रेजिस्टेंस है वो क्रिएट होता रहता है। तो एक मॉडिफिकेशन आ जाता है स्पीसीज में, कि बदली हुई स्पीसीज है वो मिलती है देखने की, और वो जो स्पीसीज है वो बहुत कम टाइम में ही डेवलप अपने आप को कर लेती है। एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में चले जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं उनसे बचने के लिए। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स हैं इनकी भी हायर डोज टाइम टू टाइम इनको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, उनके ऊपर इनका असर होना बंद हो जाता है और वो अपने जीन के अंदर कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक जो एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर अपीयरिंग इन ए टाइम स्केल ऑफ मंथ्स, और जो ये रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल्स ये बन रही हैं, ये कुछ ही टाइम का नतीजा है, हो सकता है कुछ मंथ्स में और कुछ हो सकता है सालों में, और ये कुछ ज़्यादा सैकड़ों साल नहीं लेते हैं, ये कुछ ही टाइम में अपने आप में जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप कर लेते हैं, नई स्पीसीज वो बना लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इस एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन की स्टडी का, तो इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है कि इसको पहले से ही फिक्स हो कि भाई ये चीज़ बनानी है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपनी जो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस होती है जो कि ऑन चांस इवेंट, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी इवेंट्स इसके आसपास के सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, जो स्टैटिक्स एनवायरनमेंट में रहता है उसकी वजह से जो भी ये चेंजेस देखता है एनवायरनमेंट में थोड़े थोड़े करके, उस हिसाब से इनके अंदर म्यूटेशंस आती हैं और म्यूटेशन से जो जीव हैं वो नई नई वेरिएशन अपने अंदर लेके आता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यह भी एक एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का एक हम एग्जाम्पल रूप में भी समझ सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि जब 1850 में इंग्लैंड के अंदर कुछ मोथ्स को, कुछ कीटों को इकट्ठा किया गया, तो उनके अंदर क्या पाया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले उद्योगीकरण जो विकसित हुआ, उद्योग जो कारखाने वगैरह लगे और कारखाने लगते हैं तो चिमनियों से बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह जो निकलता है, और धुआं निकलने की वजह से जो ट्री ट्रंक है उनके ऊपर जो ये धुआं है इकट्ठा होता रहता है और उस पर जो कीड़े वगैरह पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का जो चेंज है वो देखने को मिलता है। तो उसके बारे में ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म बताता है। मेलेनिज्म मतलब रंग का बदलना, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज की वजह से। तो 1850 में जब हमने ऐसे ही कीटों को इकट्ठा किया तो उस टाइम पे व्हाइट विंग्ड मोथ, जो सफेद पंख वाले जो कीड़े थे वो ज़्यादा पाए जाते थे, किससे, डार्क विंग्ड मोथ से, या फिर जिनको मेलेनाइज्ड मोथ भी बोला जाता है, ब्लैक कलर मोथ से ज़्यादा मिलते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ज़्यादा कारखाने लगे, तो 1920 में जब ऐसे ही इसी प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कीटों को इकट्ठा किया गया, तो उसी एरिया से तो जो प्रोपोर्शन है वो रिवर्स हुआ मिला। रिवर्स का मतलब है जो डार्क विंग्ड के मोथ थे, जो काले पंख वाले जो कीट थे वो ज़्यादा मिले और जो वाइट कलर के जो कीट थे वो कम मिले। तो कंक्लूजन क्या है इसका, एरिया लैकिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पाया जाता, जैसे रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो मेलेनिक मोथ्स होते हैं, जो डार्क कलर के जो कीट होते हैं जिनका पंख जो काले रंग के होते हैं, तो वो कम पाए जाते हैं। और इन मिक्स्ड पॉपुलेशन, किसी भी मिक्स प्रजाति है जिसके अंदर ब्लैक और वाइट कलर के जो मोथ हैं वो पाए जाते हैं, जो बेटर अडेप्टेड कर लेता है अपने आप को वही सरवाइव कर पाएगा, जबकि जो नहीं कर पाएगा अपने आप को अडेप्ट, तो वो जल्दी से जल्दी डेथ उसकी हो जाती है। वो पॉपुलेशन है इंक्रीज उसी की रहती है जो कि अपने आप को अडेप्ट करता है। तो इसका हम पिक से एक आइडिया ले सकते हैं।
जैसे 1850 के टाइम पे जब कीटों को इकट्ठा किया गया कुछ स्पेशल इन कीटों को, तो वहाँ पे वाइट कलर के कीट ज़्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि उस टाइम जो ट्री बार्क थी वो वाइट कलर की थी लाइकन की वजह से। वहाँ पे एक लाइकन ग्रो करता था, और लाइकन हमेशा ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पोल्यूशन बढ़ा, तो जो ट्री ट्रंक हैं उनके ऊपर जो लाइकन है वो भी खत्म हो गए, जिसकी वजह से वाइट थे, और जो सूट वगैरह है वो इकट्ठा होता गया इनके ऊपर, जिसकी वजह से जो कीट हैं उनको अपना कलर है वो चेंज करना पड़ा, और वो किस वजह से ज़्यादा संख्या इनकी सर्वाइव कर पाई, क्योंकि जो बर्ड्स हैं इनको खाते हैं, तो वो जिस प्रकार के बैकग्राउंड पे रहेंगे, यदि उस पर आसानी से दिख जाते हैं बर्ड्स को, तो उनको आसानी से मतलब जो बर्ड्स हैं या फिर प्रेडेटर उनको खा जाते हैं। तो पहले क्या थे, जो वाइट कलर के मोथ क्यों सर्वाइव कर पाते थे, क्योंकि वाइट कलर का ट्रंक था जिस पे रहते थे, वो आसानी से नहीं दिख पाते थे। और बाद में जो वाइट कलर के मोथ वो खत्म क्यों होते गए, डार्क वाले क्यों सर्वाइव कर गए, क्योंकि जो डार्क कलर का जो ट्री ट्रंक है, पेड़ की शाखाएं हैं, वो इनको बचा लेती है। बैकग्राउंड के साथ ये कैमोफ्लेज भी शो करते हैं। जैसे कि इस पिक में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो कीट है वो वाइट बैकग्राउंड में है, और जो किसी भी प्रीडेटर को आसानी से नहीं दिख पाएगा, इसलिए बचा रहेगा। लेकिन ब्लैक कलर का जो कीट है वो आसानी से इस वाइट बैकग्राउंड में वो आसानी से दिख जाता है, जो कि प्रीडेटर के द्वारा खा लिया जाता है। लेकिन बैकग्राउंड यदि ब्लैक हो, सूटी एरिया हो, तो उसके अंदर जो वाइट कलर का कीट है वो आसानी से दिख रहा है, और जबकि जो ब्लैक कलर का कीट है वो इतना आसानी से नहीं दिख पा रहा, जिसकी वजह से ये इनका नंबर बढ़ने का यही कारण होता है। जो अपने कलर को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं हम। जो प्रीडिएटर्स हैं, विल स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। मतलब जो भी प्रीडेटर होते हैं जो कि इन कीटों खाते हैं, बर्ड्स वगैरह, वो किसी भी मोथ को स्पॉट करते हैं, पहले उसकी जगह का पता लगाते हैं किसी भी बैकग्राउंड में, यदि वो बैठा हुआ है तो किसी भी ट्री ट्रंक पे जैसे बैठा हुआ है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब अलग होना चाहिए, जैसे ब्लैक है तो वाइट कलर का होना चाहिए, तभी वो स्पॉट कर पाएगा, उसको पता लगा पाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के पीरियड्स में जो ट्री ट्रंक है वो डार्क कलर के हो जाते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल स्मोक है, जो धुआं है, और जो सूट के पार्टिकल है उनके ऊपर बैठते रहते हैं। अंडर दिस कंडीशन, इन परिस्थितियों में जो व्हाइट विंग्ड मोथ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। किस चीज़ की वजह से? प्रीडिएटर्स की वजह से। वो प्रीडिएटर उनको खाते रहते हैं लगातार, और जो डार्क विंग्ड के मोथ हैं या फिर मेलेनाइज्ड मोथ हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो इतना आसानी से नहीं दिखते हैं प्रीडिएटर्स के द्वारा। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की क्या कंडीशन थी, उस टाइम पे व्हाइट कलर के जो लाइकन थे, लाइकन क्या होते हैं, जो एल्गी और फंगस का एक एसोसिएटेड रूप होता है, जो कि अनपोल्यूटेड एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे पोल्यूशन बढ़ता है तो खत्म हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रीज हैं उनके ऊपर ये वाइट कलर के लाइकन की वजह से जो ट्री ट्रंक है वो वाइट था, और उस वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से जो वाइट विंग्ड मोथ हैं वो सर्वाइव कर जाते थे उस टाइम पे। लेकिन जो डार्क कलर के मोथ हैं वो आसानी से बर्ड्स के द्वारा पिक कर लिए जाते थे, जो कि प्रेडिएटर्स का काम करते हैं। मोथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स, वो मोथ जो अपने आप को बैकग्राउंड में मैच करके जो प्रीडिएटर्स है उसको चकमा देने में, कैमोफ्लेज भी इसी को बोलते हैं, जिसमें चकमा दिया जाता है प्रीडिएटर्स को, अपना बैकग्राउंड है वो अपना जो कलर है बैकग्राउंड के साथ मैच करके। जैसे जो गिरगिट है वो भी इसी तरीके से रंग बदलता है, जैसा उसको बैकग्राउंड मिलता है उसी टाइप का वो रंग बना लेता है, ताकि जो बर्ड्स वगैरह हैं, जो शिकारी पक्षी हैं, वो उसको ना देख पाएँ। जो आर्मी की ड्रेस होती है ग्रीन कलर की, जो नेवी की ड्रेस ब्लू कलर की होती है, तो इनका ड्रेस का बनाने का पर्पज यही होता है, जो यूनिफॉर्म होती हैं, ताकि जो जंगल वगैरह में यदि रहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में, तो उसके कैमोफ्लेज भी शो कर पाएंगे। तो पट्टियाँ ही भी इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आसानी से ना दिख पाएँ दुश्मनों को। हाइड इन बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में वो छुप जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन मतलब अडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रकार के जीवों का बनना, अलग अलग एनवायरनमेंट में यदि वो जाते हैं तो। इवोल्यूशन इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, किसी भी एक पार्टिकुलर जगह से जब जैव विकास शुरू होता है और वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग एरिया में फैल जाता है, किस बेस पे? अलग अलग वातावरण के बेस पे, उसको हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंच ऑन द गैलापागोस आइलैंड। तो डार्विन ने 13 प्रकार के जो फिंच हैं, जो पक्षी हैं, स्पैरो टाइप के जो पक्षी होते हैं, चिड़िया जैसे होते हैं, तो इनको खोजा
गैलापागोस आइलैंड पे 13 इनकी स्पीसीज देखी। तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, दो ये फिंच हैं अलग अलग वेराइटीज की पाई जाती हैं एक ही आइलैंड के ऊपर, और उसका कारण क्या था। वैसे तो इनका जो सीड ईटिंग फीचर होता है ये ज़्यादातर बीज खाती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका जो फीडिंग हैबिट बदला, जैसे कुछ इनमें से इंसेक्टिवोरस हो जाती हैं और कुछ वेजिटेरियन फिंच होती हैं, तो जिस बेस पे उनके जो बीक की जो साइज है, बीक का जो शेप है, चोंच है, उनकी अलग अलग देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इस चीज़ को देखेंगे। एक है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल क्या होते हैं, ब्रूड पाउच जिनके पास होती है, जैसे कंगारू होता है अपने बच्चों को आगे एक थैली सी में रखता है, और क्यों रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी जो यंग बोर्न इंडिविजुअल होते हैं वो फुली डेवलप्ड होके मदर वोम से बाहर नहीं आते, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उनकी रह जाती है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए उस वोम उस ब्रोड पाउच में उसको रखना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में एडाप्टिव रेडिएशन कैसे देखी गई। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवोल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ये जितने मार्सुपियल्स हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जरूरी कंगारू ही होते हैं जिसके पास ब्रूड पाउच होता है, माउस भी होते हैं, एंटीटर भी होते हैं, अलग अलग एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। काफ़ी सारे टाइप के जो मार्सुपियल्स हैं, वो जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे रहना शुरू किया उन्होंने, तो अपने अंदर जो अलग अलग चेंजेज एक ही एनवायरनमेंट की वजह से, तो काफ़ी सारे जो चेंजेस उसके अंदर देखने को मिले, तो वो अडेप्टिव रेडिएशन का ही रिजल्ट है। और वो एक जगह से भी हो सकते हैं कि एंसेस्टर से निकले हैं और एंसेस्टर मार्सुपियल था, लेकिन अलग अलग जैसे जैसे अलग अलग उसमें जियोग्राफिकल रीजन में चले गए वो, तो उनके अंदर जो उनका बेसिक कैरेक्टर है वो सेम रहा जो ब्रूड पाउच का था। ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स। तो एक स्पेशल एक फिक्स एरिया पे जो कि दूसरों से अलग होता है, आइसोलेट का मतलब दूसरों से अलग, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, ऐसा भूमि का क्षेत्र, जो ये रेडिएशंस हैं अडेप्टिव रेडिएशन, ये पाए जाने का ये आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया ही था जहाँ पे जो मॉडिफिकेशन अलग अलग उनको जीवों को करनी पड़ी, जिसकी वजह से चेंजेज हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो देखने को मिले, लेकिन एक कॉमन करेक्टर है वो उनके पास पाया जाता है। उसके बाद है प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। प्लेसेंटल मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद जो यंग बेबी है वो मदर वोम से बाहर आता है। तो इवॉल्विंग इनटू वैरायटीज ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर। तो ऐसा ही सीन जैसे मार्सुपियल्स में देखने को मिला है, ऐसा ही सिमिलर करेक्टर्स जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वो देखने को मिले हैं उनके अंदर भी, जो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल जैसे ही दिखाई देते थे। इसी को हम पैरेलल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। यदि कंडीशन एक जैसी प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में, एक मिलते जुलते पैटर्न में ही इवोल्व होते हैं। जैसे प्लेसेंटल वोल्फ हैं और टेस्मेनियन वोल्फ हैं। मार्सुपियल्स होता है टेस्मेनियन वोल्फ, और जबकि ये प्लेसेंटल वोल्फ होता है। हाँ, हैं ये वोल्फ ही, बेड यही हैं, लेकिन इनके अंदर जो करेक्टर हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम से आइडिया ले सकते हैं। जो डार्विन की फिंच थी, इनका जो मेन हैबिटेट था वो सीड ही बीटिंग था। चोंच है जो इनके पास, सबके पास है, लेकिन अलग अलग करेक्टर से डेवलप कर लेती हैं, अलग अलग चोंच का साइज मिलेगा, जिसकी किस चीज़ की वजह से जो इंसेक्टिवोरस से जो कीट वगैरह खाएंगी उनके हिसाब से उनको चेंज करना पड़ता है चोंच में, और जो इंसेक्टिवोरस के अलावा जो वेजिटेरियन वगैरह हैं उनकी चोंच का साइज है अलग मिलता है। इसी प्रकार से जो मार्सुपियल रेडिएशन हमने देख एग्जांपल पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे कंगारू है, मार्सुपियल कैट है, बैंडेड एंटीटर है, टाइगर है, टैस्मेनियन वोल्फ है, ये सारे मार्सुपियल्स होते हैं, ब्रूड पाउच इनके पास प्रेजेंट होती हैं, और ये कॉमन एंसेस्टर से ही अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्व हुए हैं। इनके पास कॉमन करेक्टर क्या है, मार्सुपियल्स का पाया जाना, ब्रूड पाउच का पाया जाना, लेकिन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में इनके बाकी करेक्टर तो अलग हैं, लेकिन एक स्पेशल प्रकार का करेक्टर है वो जरूर सबके पास कॉमन मिलेगा। और जो पैरेलल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, एक साइड में मार्सुपियल हैं ये, और एक साइड में प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स बोल सकते हैं अलग अलग। तो इनके अंदर अलग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नेटिकाउट का प्लेसेंटल वर्जन क्या है, और ओसिलोट फैलीज होती हैं, बिलियाँ हैं एक प्रकार की, ये मार्सुपियल कैट होती है, इसके पास ब्रूड पाउच होते हैं, इनके पास सबके पास ब्रूड पाउच होता है। एंटीटर है, जैसे ये भी एंटीटर है, लेकिन स्पीसीज अलग अलग हैं। तो इनके पास कॉमन करेक्टर क्या है, जब ये एक जैसे इवोल्यूशन शो करते हैं
प्लेसेंटल वालों के पास क्या करेक्टर है कि इनके पास यंग बेबी के रूप में जो मदर वोम से जो इमर्ज आउट होता है, जो यंग बेबी वो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद आता है, इनके पास ब्रूड पाउच में रखना पड़ता है। तो ये पैरेलल इवोल्यूशन जैसे प्लेसेंटल है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मार्सुपियल कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जैसा इवोल्यूशन बाकी के महाद्वीपों पे हुआ, ऐसा ही इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला है। वर्जन अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे माउस हैं, दोनों माउस हैं, लेकिन करैक्टर्स इनके थोड़े से डिफरेंट हैं। ये पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं, मतलब एक जैसा इवोल्यूशन वो दिखाई देता है कई जगहों पे। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से, जो कि थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन रहता है, एक्सप्रेशन टाइप में रहेगा। तो एलएल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फॉर द जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्डी-विनबर्ग जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया था कि जो एलएल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो करैक्टर होते हैं, जैसे हमने जो मेंडेलियन करैक्टर देखे थे, हाइट का जो हाइट और टाल का हाइट में जो टाल और ड्वार्फ का जो करैक्टर था, एलेलिक अलग अलग एलेलिक फॉर्म की वजह से था। तो एलील क्या है, जीन की अल्टरनेट फॉर्म है। तो जो अलग अलग फॉर्म का पाया जाना किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है और वो स्टेबल होते हैं। एक कंप्लीट पॉपुलेशन का जो भी जीन हम देखें, जो एलील देखें, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो बदलने की कोशिश नहीं करता है। जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन एंड दियर एलील इन ए पॉपुलेशन। किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो सारे के सारे जो जीन पाए जाते हैं और जो एलील उनकी अलग अलग अल्टरनेट फॉर्म पाई जाती हैं, वो कांस्टेंट जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वो चेंज शो नहीं करते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज वन। और इनका जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जो इनका सबको हम जोड़ते हैं, अलग अलग टाइप के जो कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं पॉपुलेशन में, वो हमेशा वन शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, और इस फ्रीक्वेंसी में यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब वो प्लस में भी चला जाता है, माइनस में भी जा सकता है, तो वो एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इवोल्यूशन कितना है, उसमें वेरिएशन कितनी आई है। यदि ये वन रहता है तो कोई वेरिएशन शो नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ चेंज आ जाते हैं तो उससे जो विभिन्नताएं हैं वो पॉपुलेशन में देखी जा सकती हैं। दिस डिस्टर्बेंस रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन, और यही जो डिस्टर्बेंस आया है, जो डिफरेंस आया है, इसी से जो इवोल्यूशन है वो होता है, इसी से जैव विकास होता है। तो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट कर सकते हैं? ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम अजम्पशन, यदि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में वैल्यू 1 माननी है तो इनको हमने इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन ये जो फैक्टर हैं वो नेचर में मिलेंगे, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी 1 कभी नहीं आएगी, और 1 नहीं आएगी तो जो इवोल्यूशन है, जो वेरिएशंस है, वो स्वाभाविक बात है, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो 5 फैक्टर में सबसे पहले है जीन माइग्रेशन, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, जो सडन जेनेटिक चेंज होते हैं, उसके बाद है चौथा जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसमें अलग अलग फॉर्म हैं जो जीन की वो कंबाइन होती हैं, और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन की थ्योरी में हमने पढ़ा है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो माइग्रेशन क्या होता है? जीन माइग्रेशन जैसे प्रवास होता है, इंडिविजुअल एक जगह को छोड़ के जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो अपने साथ में अपनी जीन है उनको भी लेके जाएंगे, जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है ओरिजिनल पॉपुलेशन की। मान लो किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे बाहर से आके यदि कोई जीव आता है, बाहर से कोई जीव उसके अंदर आएंगे, पॉपुलेशन में आएंगे, तो उससे जो जीन है वो ऐड हो जाते हैं। और जबकि किसी भी जगह से यदि कोई इंडिविजुअल चला जाता है तो कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन है जीन का, वो वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, वो मतलब वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, दूर चला जाता है। देयर वुड बी ए जीन फ्लो मल्टीपल टाइम्स, और जो ये जीन फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये मतलब नेचर में काफ़ी बार देखने को मिलता है। और यदि ये जो चेंज है, जीन फ्लो ये हो रहा है इस तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यदि ये बाई चांस होता है, एक रैंडम प्रोसेस के द्वारा होता है जिसमें हम पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब, ड्रिफ्ट मतलब होता है शिफ्ट हो जाना किसी भी चीज़ का, और जेनेटिक का मतलब है जीन का शिफ्ट हो जाना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक इलेबोरेट फिनोमिना होती हैं, बहुत ही विख्यात फिनोमिना है जो हायर क्लासेज में डिटेल में रहती हैं। मच चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी काज इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, और इसकी वजह से क्या है, एलील फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बदलाव में आ जाती हैं, और जिससे नई नई जो स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, वो बनती हैं।
एक फाउंड्री इफेक्ट पढ़ा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक बोटल नेक इफेक्ट होता है। तो फाउंड्री इफेक्ट क्या शो करता है, मान लो किसी भी जगह पे पॉपुलेशन है वो सरवाइव कर रही थी और किसी भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन है पॉपुलेशन का वो ख़त्म हो जाता है। तो जो पॉपुलेशन वहाँ पे बच जाती है, जो कुछ इंडिविजुअल बच जाते हैं, वही आगे जाके जो पॉपुलेशन आगे बनेगी वो उसका फाउंडर का काम करते हैं। मतलब एक नींव का काम करते हैं, आगे की जो भी पॉपुलेशन बननी है तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी को फाउंडर इफेक्ट बोला जाता है। इसी प्रकार से बोटल नेक इफेक्ट होता है। बोटल नेक इफेक्ट में जैसे बोतल का जो नेक होती है वो नैरो होती है, और यदि उसके अंदर यदि हम अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट हैं उनको डाल लें, उसको भर लें और उसके बाद उल्टा करें तो कुछ ही इंसेक्ट हैं वो बाहर निकल पाएंगे, बाकी के इंसेक्ट उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि अंदर वाले इंसेक्ट है वो डेड हो जाते हैं, तो बाहर वाले जो इंसेक्ट निकले हैं वो भी एक फाउंडर पॉपुलेशन का काम करते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से केवल एक छोटा सा भाग है पॉपुलेशन का, वही बच पाता है और वही आगे जाके नई पॉपुलेशन है उसको बनाता है। तो उसमें भी जीन पूल है वो काफ़ी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी चेंज हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे समझेंगे इस चीज़ की, जैसे माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है, यदि हम लैब में माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएं और उसके अंदर कुछ चेंजेस देखें तो उससे हम समझ सकते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। तो माइक्रोब्स में यदि हम उनको अलग अलग कंडीशन में उगाते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ चेंजेस, जो म्यूटेशंस हैं, जीन लेवल पे जो चेंज होते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना एक नया फिनोटाइप है, एक नया बाहर से जो एक स्ट्रक्चर है वो उनके अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो पुराने वाली पॉपुलेशन से टाइम टू टाइम अलग होते रहते हैं। ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ पीढ़ियों के बाद उसे जो नई स्पीशीज है वो बन जाती है, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, उसी को स्पेसिएशन बोला जाता है। वेरिएशन रिजल्ट्स इन चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील इन फ्यूचर जनरेशन। तो जो वेरिएशन है वो जो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से आए हैं, फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई है जीन में और एलेलिक फॉर्म में, वो फ्यूचर जनरेशन में, मतलब ये जो चेंज है काफ़ी देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन में इट लुक लाइक ए डिफरेंट पॉपुलेशन। और जो टाइम टू टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स वगैरह है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन में जो नेचर है कुछ ही इंडिविजुअल को क्या कर पाएगी, सिलेक्ट कर पाएगी, बाकी जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक अलग लेवल पे चेंज होती हुई जाती है, नई नई स्पीसीज हैं वो बनती हुई चली जाएंगी। और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 3 प्रकार के इफेक्ट डालती है किसी भी पॉपुलेशन पे। हो सकता है उसको स्टेबलाइज कर दे। स्टेबलाइज का मतलब है एक ऐसे प्रकार का करैक्टर उसमें डेवलप कर दे जिसके पास मैक्सिमम जीवों के पास वो करैक्टर होगा। डायरेक्शनल का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके चले जाए पॉपुलेशन में, मान लो कोई पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव कर रही है और नेचर चाहती है कि कुछ अलग टाइप का इसके अंदर चेंज हो, तो जिस प्रकार का एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करेगी नेचर, उस हिसाब से इंडिविजुअल को अलग ढंग से विकसित होकर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अपने जो बॉडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ेगा। और डिसरप्टिव का मतलब क्या है कि एक जगह पे पॉपुलेशन है उसके पास कॉमन से करेक्टर हैं सबके पास, लेकिन नेचर में अलग अलग 2 प्रकार की कंडीशन दी जा रही हैं कि वे 2 कंडीशन वाले जीव हों सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 प्रकार के जो पॉपुलेशन है वहाँ पे सर्वाइव करेंगी। मतलब चांसेस हैं वो डिसरप्ट का मतलब है अलग अलग हो जाते हैं करेक्टर्स, अलग अलग टाइप के करेक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो इसको ग्राफ से अच्छे समझेंगे हम। तो जो ग्राफ में हम देख सकते हैं जो यहाँ से 3 एरोज गए हुए हैं तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन को शो करता है, जिसमें मीडियम साइज्ड के इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। पीक यहाँ पे नॉर्मल पीक है और जो वाइडर एरिया है ज़्यादातर, लेकिन स्टेबलाइजेशन में क्या होता है एक स्पेशल करेक्टर्स हैं, जो हाइयर पीक इसमें ज़्यादा, जो पीक है हाइयर चली जाती है और जो एरिया वो नैरोर होता रहता है। इसमें क्या शो करता है कि एक करेक्टर को ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है नेचर के द्वारा। और यदि नेचर में कोई स्पेसिफिक चेंज होता है उस हिसाब से यदि डायरेक्शनल उसको बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इंडिविजुअल को चेंज करना पड़ता है। हो सकता है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकती है और नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी वो शिफ्ट हो सकती है। तो डायरेक्शनल जो चेंज है वो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा किसी भी पॉपुलेशन पे डाला जाता है। और डिसरप्टिंग में क्या है जो अलग अलग 2 पीक देखने को मिलेंगी, 2 प्रकार के जो करेक्टर्स हैं इंडिविजुअल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा।
उसके बाद है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हर डिविनबर्ग प्रिंसिपल को मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। जैसे किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एलील पेयर में पाए जाते हैं और उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो डोमिनेंट एलील है उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है रिसेसिव एलील, जो हर डिविनबर्ग प्रिंसिपल है उसके अंदर। और जब कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर मान लो होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट जीन लिए हुए हैं, तो उसके अंदर पी स्क्वायर उसको मानेंगे, जो उसका फ्रीक्वेंसी है, जो उसके टोटल इंडिविजुअल है, मतलब कितनी बार ये होमोजाइगस कंडीशन आई हुई है उसको पी स्क्वायर माना जाएगा। इसी प्रकार से होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कितनी बार है उसको क्यू स्क्वायर माना जाएगा। और उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है उसको मान लेंगे 2pq। और जब हम इनको तीनों को जोड़ते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। मतलब जो चेंजेज हैं वो आपस में चाहे कितना करते रहेंगे, इनका टोटल सम है वो 1 रहता है हमेशा, हर डिविनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो भी देख सकते हैं, जो a प्लस में b का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है मेंडलियन रेशो, जो हमने देखा था कि उसके अंदर क्या रहता है 1:2:1, उस बेस पे भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये रूल तभी काम करता है, एक्सप्रेशन तभी काम करता है जब हमने जो 5 फैक्टर हैं उनको हम नेगलेक्ट करते चलते हैं, तभी जाके रूल काम करेगा। उसके बाद है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हम जो संक्षिप्त रूप है वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो जीव हैं धरती पे विकसित हुए हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले जो ये स्लाइड है इसमें हम फर्स्ट सेलुलर फॉर्म टू एम्फीबियन पढ़ेंगे। पहले जो सेलुलर स्ट्रक्चर बनी है उसके बाद उनसे एम्फीबियन कैसे डेवलप हुए हैं टाइम टू टाइम वो देखेंगे। तो अबाउट 2000 मिलियंस ईयर्स एगो, 2000 मिलियन साल पहले, मतलब 2 अरब साल पहले, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आगे MYA लिखा जाएगा, मिलियंस ईयर्स एगो को। जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है वो मिली है धरती पे, वो पीरुई है, उसका विकास हुआ है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। तो इन्हीं में से कुछ सेल्स हैं उनके अंदर चेंज आए, वो फोटोसिंथेसिस हुई और उन्होंने ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में छोड़ना स्टार्ट किया। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। आराम आराम से जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे ये मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट होते गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन साल पहले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो धरती पे बने और वो एक्टिव हुए। एक्टिव का मतलब उनकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हुई। जालस फिश प्रोबेबली इवोल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो। जो जालस वर्टिब्रेट्स में जो जालस जिनके पास जबड़ा नहीं था वो मछलियाँ, वो लगभग 350 साल पहले धरती पे इवोल्व हुई हैं, 350 मिलियन साल पहले। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, सीवीड्स जो समुद्री घास होते हैं कुछ, और कुछ पेड़ पौधे हैं, वो भी धरती पे लगभग 320 मिलियन साल पहले ही आए हैं। प्लांट्स वर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स। और एनिमल्स और प्लांट्स में यदि हम देखें कि जो इवोल्यूशन है, वैसे इवोल्यूशन तो समुद्रों से ही आया है, पानी से आया है, लेकिन पानी से सबसे पहले पेड़ जो सतह पे आने वाले जो प्लांट्स थे, प्लांट्स ने इन्वेंशन किया था, मतलब सबसे पहले यही आके सर्वाइव करना शुरू किए थे और बहुत ज़्यादा फैले प्लांट्स उस पे आके ज़मीन पे आके अलग अलग मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अलग यदि वाटर में रहता है तो जो भी एनिमल होता है, प्लांट होता है, उसको अलग ढंग से वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। और जैसे ही वो स्थल पे आए तो उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस वो देखने को मिले और उसके बाद में एनिमल्स ने लैंड को इन्वेड किया। इन्वेड का मतलब है अपना जो लाइफ है वहाँ पे धरती पे स्टार्ट किया, स्थल पे स्टार्ट किया। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन द लैंड एंड गो बैक टू वाटर अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो। 350 मिलियन साल पहले ही जो फिश हैं जिनके पास स्टाउट का मतलब मजबूत और स्ट्रॉन्ग भी मजबूत होते हैं। स्टाउट मतलब थोड़े से जो बोल सकते हैं कि थिक, मोटे, जिनके पास फिन थे, वो धरती पे आए। और ये मोटे फिन्स क्या करते हैं, उनको चलने फिरने में मदद करते हैं, क्योंकि वैसे पानी के अंदर तो फिन नरम होते हैं क्योंकि उनका काम तैरने का होता है, लेकिन लैंड पे मिले ये। और थोड़े टाइम के बाद इनके कुछ जो जीवाश्मों से पता लगाया जाता है कि वापस ये पानी के अंदर चले गए थे। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्राई की थी लैंड पे रहने की, लेकिन थोड़ा सा एक इन्वेंट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो जीव हैं वो ज़्यादातर लैंड पे आने स्टार्ट हुए। इन 1938 एक एग्जांपल है जहाँ पे एक फिश काट की गई साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ पे पकड़ी गई एक मछली जो इसको माना जाता था कि वो
एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कोलियोकैंथ की एक स्पीसीज थी जो एक्सटिंक्ट मानी गई थी, लेकिन ये स्पीसीज है तो वो इसी टाइप की स्पीसीज थी जिन्होंने लैंड के ऊपर इन्वेंशन है वो स्टार्ट कर दिया था। लोब फिन्स जो मछलियों की प्रजाति है एक प्रकार की, इवोल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस। तो यही वो ग्रुप है इंडिविजुअल का जो पहले एम्फीबियंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, मतलब इन्हीं का ही विकास एम्फीबियंस में हुआ है। और एम्फीबियंस क्या हैं, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। और ये इनको एंसेस्टर माना जाता है आज के जो मेंढक हैं, फ्रॉग हैं और जो सैलेमेंडर्स हैं, छिपकली जैसे जीव हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, उनके पूर्वज माना जाता है लोब फिन्स को। तो इनका इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। पानी वाले कुछ जो मछलियां हैं वही वो लोगों के एम्फीबियंस बनाए, उन्होंने ही इवोल्यूशन से एम्फीबियंस को बनाया है। उसके बाद प्लांट्स का हम इवोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्लांट किस तरीके से अलग अलग जो टाइम पीरियड है उनके अंदर चेंज होते गए। जैसे क्लोरोफाइट एंसेस्टर का मतलब है जिनके पास क्लोरोफिल था जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। उन्हीं से ही टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के जो प्लांट ग्रुप्स हैं जो हाँ मॉडर्न हम देखते हैं, तो उन्हीं से ही वो इवोल्व हुए हैं। जैसे क्लोरोफाइट से ही सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स जो कि वाटर के अंदर रहते थे, मेनली एम्फीबियंस वाटर के अंदर भी रह सकते थे लेकिन ये टेरेस्ट्रियल भी थे, तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। तो इनका इवोल्यूशन लगभग कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में हुआ है। ये पीरियड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, मतलब जो भी टाइम है धरती का जो अलग अलग हम पढ़ते हैं, 1 बिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, तो इनको हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। जो मेन जो टाइम है वो बड़े जो कुछ एरा है युग के रूप में, जैसे पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक एरा में डिवाइड कर रखा है। और उसी की कुछ शॉर्ट फॉर्म है ये समझने के लिए भी किस टाइम पीरियड में वो चीज़ इवॉल्व हुई है, उसको पीरियड्स में बांटा गया है। जैसे सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, इनका इसी तरीके का ऑर्डर है जिस टाइम में ये आए हैं। जैसे जो ब्रायोफाइट्स हैं तो इनका जो इवोल्यूशन है इस टाइम से माना जाता है कार्बोनिफेरस से। तो ब्रायोफाइट्स जो धरती पे कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर इवोल्व हुए हैं और आज भी हम इनके जीवों को देख सकते हैं। उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स जिनके अंदर ट्रैकिया वगैरह प्रेजेंट थे, जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, तो उन जीवों से जो जस्ट्रोफाइलम अलग अलग प्रकार के जो क्लास वगैरह ऑर्डर वगैरह है वो बने। और उन्हीं से जो आज के हर्बेसियस लाइकोपोड टाइप के प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। कुछ प्लांट्स कुछ टाइम पहले जो परमेनियन पीरियड के टाइम ही आर्बियोसेंट लाइकोपाइड्स भी इवॉल्व हुए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये इस जो अलग अलग जो पोर्शन बना रखे हैं इनका मतलब क्या है कि जो अब तक सरवाइव कर रहे हैं तो वो एंड तक लिमिट मिलेगी उनकी। और जब यदि उनकी कुछ टाइम के बाद वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं तो उनकी जो स्पीसीज है वो वहीं पे वैनिश हो गई है। और जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका नंबर कितना है, कितनी मात्रा में इवॉल्व हुए हैं। जैसे यदि हम बात करें सिनेप्सिडा हॉर्सटेल जैसे जीवों की, जो कि एक्टोकार्पस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, मतलब खासकर प्लांट्स आते हैं, वो एक टाइम अच्छे खासे इवॉल्व हो चुके थे लाइफ के, मतलब धरती के ऊपर जब कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड के टाइम पे। लेकिन आज इनका जो बहुत ही कम इंडिविजुअल हैं वो देखने को मिलते हैं पहले कंपैरिजन में। और उस प्रकार से ऐसे ही फरन्स हैं, गिंकोक्स हैं, कॉर्निफेरस हैं, तो इनके जो एंसेस्टर हैं जो एक के बाद एक मॉडिफाई होते चले गए और आज अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हम नेचर में देख पा रहे हैं वो इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। और जिस जगह से ये अराइज हो रहे हैं उस जगह से इनका इवोल्यूशन माना जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा इनकी देखने को मिलती है। जैसे कॉनिफायर्स हैं, पहले एक बार ज़्यादा फैल गए थे धरती पे, लेकिन उसके बाद लिमिटेड सा इनका जो हैबिटेट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार से जो आज हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो मेन प्लांट होते हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जिम्नोस्पर्म है साइकस, और ये एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें मोनोकोट और डाइकोट आ जाते हैं। तो वो सीड फरन से आए हैं। और जो इन प्रकार की जो सेप बना रखी है इनका मतलब क्या है, एक बार तो अच्छे खासे इवॉल्व हुए, फिर उसके बाद बहुत ही कम इनके प्लांट जो मेंबर बचे, उसके बाद वहाँ से सीड फरन्स आए। सीड फरन्स से दो ग्रुप बन गए, एक जिम्नोस्पर्म का, एक एंजियोस्पर्म्स का। सीड फरन्स का मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स थे। तो प्लांट का इवोल्यूशन हम जूलॉजिकल टाइम स्केल पे ऐसे एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हैं, सांप वगैरह हैं, जो छिपकली वगैरह हैं, वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, वो धरती पे किस तरीके से विकसित हुए हैं वो देखते हैं। जो हमने एम्फीबियन पढ़ा था, एम्फीबियन इवॉल्व हुआ था पीछे की कुछ स्लाइड में, प्लांट वाली स्लाइड से पहले वाली में।
तो वही एम्फीबियन इवोल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। तो जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन है वो एम्फीबियन से माना जाता है। जो एम्फीबियंस थिक सेल्ड एग्स देते थे, मतलब ये मॉडिफिकेशन है। एम्फीबियंस जब पानी में एग लेइंग करते थे तो उनके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म बनी उनकी, ज़मीन पे रहना शुरू किया, तो अंडे हैं वो मोटी कैल्शियम कार्बोनेट सेल से कवर करने लग गए ताकि उनको सूखने से बचाया जा सके। जो अंदर का कंटेंट है उसको, सन की जो गर्मी है, तो उससे उनको वाटर लॉस से बचाया जा सके, इसलिए वो थिक सेल्ड एग हैं वो प्रोड्यूस करने लग गए। एंड दियर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, और उन्हीं के जो आज के टाइम पे जो वंशज हम देखते हैं वो टर्टल्स हैं, कछुए हैं, टोरटोइज भी वैसे कछुए ही होते हैं। टर्टल्स मैराइन फॉर्म होती है जिनके फिन टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और जो टोरटोइज हैं इनके नॉर्मल पाँव पाए जाते हैं, पाँव में आगे नाखून भी देखने को मिलती हैं। टर्टल्स की शेप थोड़ी सी अलग होती है। एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में मगरमच्छ हैं। जो आज के जितने भी जीव हैं ये इवोल्यूशन से ही बने हैं। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड अर्थ। तो इसके 200 मिलियन साल बाद जो बात कर रहे हैं हम, जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में एवोल्व हुए हैं, उसके 200 मिलियन साल बाद जो अलग अलग टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं उनकी शेप साइज है, अलग अलग प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने धरती पे पूरी तरीके से डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व, मतलब ज़्यादा नंबर में वो फैल गए थे धरती पे। Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago। तो 200 मिलियन साल पहले की बात है। जो इस्टियोसोर्स हैं, इस टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं वो मछलियों से इवोल्व हुए थे, मछलियों से वाटर टू इवोल्व इनटू फिशेज लाइक रेप्टाइल्स। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो जमीन पे एक बार ही आ गए थे लेकिन उसके बाद वापस पानी के अंदर चले गए, और कुछ फिश लाइक रेप्टाइल्स उन्होंने बना लिए। इस्टियोसोर्स टाइप के रेप्टाइल्स थे ये। लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर्स बिगेस्ट, जो सबसे शुरुआती टाइम में जो धरती पे रहने वाले सरीसृप थे वो डायनासोर्स थे, और उनमें सबसे बिगेस्ट जो सबसे बड़े साइज में था वो टाइनासोर्स रेक्स थे, जो कि 20 फीट तक हाइट तक जा चुके थे। मतलब 20 फीट तक इनकी हाइट थी, और इनके ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े, फियरसम का मतलब डरावने, डैगर लाइक का मतलब फावड़े जैसे नुकीले जो दांत थे इनके, जो कि 15 सेंटीमीटर तक की मतलब जो लेंथ है वो लिए हुए थे। तो काफ़ी डरावने जीव होते थे ये। अबाउट 16 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर एकदम से धरती से डिसपियर हो गए, एकदम से उनका खात्मा हो गया। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेज की वजह से उनकी जो डेथ हुई है। कुछ का मानना है कि उन्हीं में से जो ज़्यादातर जो जीव हैं, डायनासोर्स हैं, वो बर्ड्स में विकसित हो गए। मतलब इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स वो रेप्टाइल से माना जाता है। जो आर्कियोपोटेरिक्स एक जीव है जिससे माना जाता है कि वो पहले डायनासोर से इवोल्व हुआ है, और डायनासोर से फिर वो बर्ड्स के अंदर इवोल्व हो चुका है। सम साइज्ड रेप्टाइल, स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। उस टाइम के कुछ छोटे रेप्टाइल्स, छोटे शेप के रेप्टाइल्स आज भी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, आज भी धरती पे पाए जा सकते हैं। जायंट फरन्स टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट, बट उसी टाइम की बात है कि कुछ जो टेरिडोफाइट्स के ग्रुप हैं, कुछ जायंट फरन्स, बड़े बड़े जो फरन्स हैं, फरन्स जैसे गमले में कुछ सजावटी पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, बट दे ऑल फॉल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स। तो उस टाइम वो गिर गए अलग अलग जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, और मिट्टी के अंदर दब गए, और मिट्टी के अंदर जैसे जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता गया तो वो कोयल डिपॉजिट्स के रूप में आज हम उनको निकालते हैं। तो पिक से हम देख सकते हैं जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो आर्कियोसोर्स हैं, आर्कियोसोर्स जो पढ़ा था हमने कि जो एम्फीबियन टाइप के जो एंसेस्टर हैं इनके, उनको बोला जाता है। और उसी से एक जो लाइन है वो क्रोकोडाइलियंस किया जाती है। आज के टाइम पे जो क्रोकोडाइल हम देख पा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी डरावने जीव होते हैं, जो लार्ज लिजार्ड बोलते हैं इनको, बड़ी छिपकलियाँ। और इसी की एक लाइन जा रही है आगे अलग अलग टाइप के जीवों के, जैसे टीलियो का क्रेटर हैं, टेरोसोर्स हैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स होते थे ये टेरोसोर्स। और इन्हीं का मॉडिफिकेशन आगे आर्कियोपेटेरिक्स था, जो कि कुछ बर्ड्स टाइप के करेक्टर्स लिए हुए था। और उसके बाद डायनासोर्स मॉर्फ, डायनासोर लाइक रेप्टाइल्स थे ये। उसके बाद रियल डायनासोर इवोल्व हुए, अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं ये।
ये हर्बिसियस थे, शिकार मतलब जो शाकाहारी थे, और जो ये वाला डायनासोर है ये मांसाहारी डायनासोर था। इनकी बहुत लंबी नेक थी और जो इनकी टेल है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। और कुछ माना जाता है कि जो इन्हीं से इवोल्व के आज जो बर्ड हैं वो इवोल्व हुए हैं, इन्हीं का जो मॉडिफिकेशन है वो बर्ड्स में देखने को मिलता है। कुछ का मानना है कि जो डायनासोर्स हैं वो एक मेटेओराइट, एक खगोल पिंड धरती पे आके टकरा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसी एक्सप्लोजन से काफ़ी रेडिएशन निकली और काफ़ी जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था। उसकी वजह से जो जो स्थल पे रहने वाले, जो बाहर रहते थे, जो बिलों में रहते थे, उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जो एकदम से इस इम्पैक्ट में बच नहीं पाए वो डायनासोर ही थे। डायनासोर एकदम से एक्सटिंक्ट होने का कुछ लोग ये भी रीज़न मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। स्तनधारी जीव हैं वो कैसे इवोल्व हुए हैं। फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रू विच फोसिल्स आल स्मॉल साइज्ड। तो शुरुआत वाला जो मैमल था वो श्रू लाइक थे। श्रू एक छोटे जीव होते हैं और ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनके फोसिल जब मिलते हैं तो उन्हीं से हम आइडिया लगाते हैं कि शुरुआत वाले मैमल्स हैं वो छोटे साइज के मिलते हैं। तो वैसे रियल में आज ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पहले टाइप में होते थे। श्रू तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जो श्रू लाइक एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। चूहे जैसे ही एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे बिलों में रहते हैं, तो उन जैसे मैमल्स थे शुरुआत में जो बिलों में रहते थे। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड दियर अनबोर्न यंग इनसाइड मदर्स बॉडी। तो मैमल्स विविपेरस थे, मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते थे, और जो कंप्लीट डेवलपमेंट है यंग वंस की वो मदर्स के वॉम के अंदर ही होती थी। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी होती थी यंग बेबी की। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। उस टाइम के जो मैमल्स हैं अच्छे खासे उनके अंदर नॉलेज थी और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते थे। उनके पास सेंसेस थी, अलग अलग ज्ञानेंद्रियाँ थी। अवॉइडिंग डेंजर एट लिस्ट, और ज़्यादा उनके पास जो डेंजर हैं, जो अलग अलग खतरनाक परिस्थितियाँ, उनसे बचने के उनके पास आइडियाज़ थे। जब रेप्टाइल्स केम डाउन, जैसे ही रेप्टाइल्स खत्म हुए धरती पे, तो मैमल्स को अच्छा खासा मौका मिल गया पूरी धरती के ऊपर राज करने का, मतलब पूरी धरती को डोमिनेट करने का। इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ मैमल ऐसे इवोल्व हुए जो कि आज के टाइम पे हॉर्स जैसे, हिप्पोपोटामस जैसे, हिप्पो जो पानी के अंदर पाया जाता है, बियर जो भालू जैसे, और खरगोश जैसे कुछ जो मैमल्स हैं वो इवोल्व होने स्टार्ट हुए। वेल, डॉल्फिन, सील्स, सी काउज, ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। ये भी इनकी अलग अलग फॉर्म के द्वारा, मतलब जो मछलियों के आगे मॉडिफिकेशन रूप हैं, वेल्स है, डॉल्फिन है, सील्स हैं, ये पानी के अंदर अलग अलग जीवों से ही विकसित हुए हैं। मैमलियन कैरेक्टर इनके पास पाए जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एलिफेंट का कैसे हुआ, डॉग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये भी एक अलग स्टोरी होती है इवोल्यूशन की। अलग लेवल पे जो हायर क्लासेज में इनकी भी स्टोरी पढ़ी जाती है कि कैसे इवोल्व हुए हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है जो ये महाद्वीप हैं ये सरकते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर टिके होते हैं, धरती के नीचे जो प्लेटें हिलती रहती हैं, लावा जो है धरती में, तो उनकी वजह से जो ये प्लेटें हैं जैसे ही लेंगी तो ऊपर के जो महाद्वीप ये लिए हुए हैं वो भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। और जो महाद्वीप है आज जहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले अलग अलग जगह पे थे ये, और पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग थे, लेकिन टाइम टू टाइम ये मिल गए आपस में आके। और जो एनिमल्स इनके ऊपर रहते थे, तो जैसे साउथ अमेरिका के जो मैमल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर चले गए, और इसी प्रकार से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको जगह ज़्यादा मिल गई अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए। पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। पाउच्ड का मतलब मार्सुपियल मैमल्स जो ब्रूड पाउच रखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों इवोल्व हो गए वो अच्छे ढंग से, क्योंकि उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक अलग ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमने देखा है वो बिल्कुल एक समुद्र के बीचों बीच है, और वहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट से किसी भी जीव का जाना बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी जीव वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। बर्ड्स को छोड़ के बर्ड्स हालांकि माइग्रेशन करके जा सकते हैं, तो ज़्यादा जीव नहीं है, कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाए वहाँ पे।
तो यहाँ पे हम मैमल्स का इवोल्यूशन देख सकते हैं। वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कार्बोनोफेरस है, जैसे 350 मिलियन ईयर्स एगो है, 300 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये मिलियंस के अंदर है। और जो जीरो है मतलब ये आज की प्रेजेंटल कंडीशन शो कर रहा है। और अलग अलग टाइप के जो पीरियड हैं कार्बोनोफेरस से माना जाता है जो मैमल्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं सिनपसीड्स से इवोल्यूशन माना जाता है कि इवोल्वो के जो कुछ पैलियोकोसार्स हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये, उसके बाद थिरोप्सीड्स हैं ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं मैमल के इवोल्यूशन में, कि मैमल डायरेक्ट इवोल्व नहीं हुआ है, रेप्टाइल लाइक ही होते थे हमारे एंसेस्टर भी स्टार्टिंग में, मैमल्स में सभी आ जाते हैं, ह्यूमन भी। और उसे दो अलग अलग ग्रुप बने हैं ऑर्गेनिजम्स के, एक सिनेप्सिड्स एक सिरोप्सिड्स। सिरोप्सिड्स से जितने भी आज हम जीव देखते हैं अलग अलग, जितनी भी यहाँ से लाइनें निकल रही हैं अलग अलग, जैसे टर्टल है, इसको भी मतलब लगभग 275 280 मिलियन ईयर्स एगो इसका इवोल्यूशन माना जाता है। लिजार्ड है जैसे, ये भी उसी टाइम की मानी जाती है। उसके बाद जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ से इवोल्व हुए हैं, थीकोडोंट टाइप के कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद यहीं से कुछ रेज निकली हैं जो कि डायनासोर आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हीं से बने हैं ये। मतलब जो नीचे वाले जीव हैं वो एंसेस्टर हैं, उन्हीं से ऊपर वाले जीव हैं वो इवोल्व हुए हैं। जैसे इजी से जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन्हीं से इवोल्व हुए हैं। जबकि कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनको माना जाता है कि उनकी एक अलग ही क्लास सेरोप्सिडा से रही है स्टार्टिंग से ही, जैसे जो लिजार्ड हैं, स्नेक हैं और टर्टुराइस हैं, छिपकली जैसे ही होते हैं, ट्यूएटार्स और क्रोकोडाइल्स हैं। क्रोकोडाइल्स तो ये अलग क्लास में चले गए जो कि थीकोडोंट से इवोल्व हुए हैं, जबकि ये वाले हैं जो वो अलग लाइन लिए हुए हैं अपनी। मतलब जिस तरीके से जैसे अपने जो अलग अलग फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में जैसे जैसे अलग अलग वंश चले जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एंसेस्टर पूर्वज और वंशजों का इसी तरीके से टर्न चलता रहता है। काफ़ी टाइम पहले की जो बातें हैं ये, उस हिसाब से इवोल्यूशन को समझा जा सकता है। उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हमने मैन का इवोल्यूशन और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो देखना है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन साल पहले, प्राइमेट्स क्या होते हैं जिनसे मैन का इवोल्यूशन माना जाता है, पहले वाले जीवों के लिए प्राइमेट्स वर्ड आया है, उनको हम ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस बोलते थे। और उस टाइप के जीव हैं वो 15 मिलियन ईयर्स पहले पाए गए हैं। उनके जो स्केल्टन वगैरह मिलते हैं उन्हीं से ही पता लगता है कि वो कितने टाइम पहले रहते थे। दे वर हेयरी, उनके शरीर पे बाल थे और वो आज के जो गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते हैं ऐसे चलते थे। जो रामापिथिकस है वो मैन लाइक थे, और जो ड्रायोपिथिकस हैं वो एप लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, बंदरों जैसे ज़्यादा दिखाई देते थे, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन है बंदरों से माना जाता है। और जो ड्रायोपिथिकस है वो एप लाइक थे, और जबकि रामापिथिकस कुछ मॉडिफिकेशन जैसे जैसे आती गई तो मैन लाइक ज़्यादा दिखाई देने लगे। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स, कुछ मनुष्य की जो हड्डियां जैसी कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो कि डिस्कवर किए गए हैं इथोपिया और टेंजेनिया से। और ये क्या रिवील करते हैं, क्या बताते हैं, होमिनिड फीचर्स लीडिंग टू बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो इथोपिया और टेंजेनिया ये अफ्रीका की जगह है, वहाँ से कुछ फॉसिल्स मिले हैं और उनसे यही आइडिया लगाया जाता है कि 3 से 4 मिलियन साल पहले ये कुछ मनुष्य जैसे कुछ पुराने जीव जो ईस्टर्न अफ्रीका है, जो पूर्वी अफ्रीका है, उसके अंदर रहा करते थे। देवर प्रोबेबली नॉट टालर, वो ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, उनकी हाइट है जो 4 फीट ही रहती थी, और वो सीधे चलते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथीशियन इनके आगे आता है, रामापिथिशियन के बाद आता है, पहले ड्रायोपिथिकस है फिर रामापिथिकस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथीशियन है। ये 2 मिलियन साल पहले ये माना जाता है कि धरती पे रहते थे। और ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे इनके जो जीवाश्म है वो पाए जाते हैं। और इनके कुछ संकेत ये मिलते हैं कि वो स्टोन वीपन्स मतलब पत्थरों के हथियारों का यूज करते थे, लेकिन ज़्यादातर फ्रूट ही खाते थे, मतलब वेजिटेरियन ही थे, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए पत्थरों का हथियार वगैरह अलग अलग कामों के लिए वो बना के रखते थे। उसके बाद जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथीशियन है, उसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। होमो सैपियनस सबसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स है।
एडवांस जो मैन है वो। और इनकी खास बात क्या थी, अलग अलग करेक्टर्स तो थे ही इनके पास। जैसे जैसे जो इवोल्यूशन होता गया इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलना स्टार्ट किया। और जो मेन सबसे बड़ा जो उनका रोल था उनका ब्रेन के साइज पे था। ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, शुरुआत में बहुत छोटे थे ब्रेन, लेकिन जैसे जैसे आगे इवोल्यूशन होता गया तो ब्रेन का साइज है वो बढ़ता गया। और जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ा है, इनकी थिंकिंग पावर, इनकी इंटेलिजेंस वो बढ़ती गई। और नए नए जो भी एक्टिविटी या नई नई जो टेक्नोलॉजी आज हम देख पा रहे हैं वो ब्रेन के ही इवोल्यूशन का ही नतीजा है। तो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड नींडरथल मैन से इनके बारे में देखते हैं। जो होमो हैबिलस हैं, सम ऑफ बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड। तो कुछ इनकी हड्डियां जो हमने अलग अलग टाइम में जो हड्डियां निकाली हैं धरती से, उनको स्टडी किया है, तो कुछ हड्डियां डिफरेंट किस्म की मिली हैं जो ज़्यादातर आज के जो ह्यूमन लाइक हैं उनकी जैसी दिखाई देती हैं। तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी है, तो इनकी जो स्कल है उससे आइडिया लगाया जाता है, जो खोपड़ी है, कि इनकी जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जाता है, सीसी। मतलब 650 से लेके 800 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। और ये मेनली जो मीट है वो नहीं खाते थे, डिड नॉट ईट। मतलब जो इनकी जो कुछ फूड हैबिट से, मतलब उस टाइम के जो कुछ जो इनके आसपास जीवाश्मों के आसपास कुछ हिंट मिलते हैं जिससे पता लगता है कि वो मीट वगैरह नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस क्या है, इनके जो फॉसिल्स हैं वो जावा के अंदर ढूंढे गए हैं 1891 के अंदर। और क्या पता लगता है उससे कि ये 1.5 मिलियन साल पहले रहा करते थे जो लाइफ के ऊपर, अर्थ के ऊपर। हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इनका जो ब्रेन है वो लगभग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर का पाया जाता है। और ये जो मीट खाते थे, माना जाता है कि ये मीट खाने वाले जो ह्यूमनिड है, जो इवोल्यूशन है मीट खाने का, वो होमो इरेक्टस से आया है। उसके बाद निंडरथल्स मैन, इनका जो ब्रेन साइज है वो लगभग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर तक चला गया था। और ये नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया और ईस्ट से भी कुछ हमको फॉसिल्स मिले हैं, वहाँ से आइडिया लगाया जाता है जो कार्बन डेटिंग से कि ये 1 लाख से लेकर 40,000 साल पहले के जीव हैं। तो ये एक के बाद एक अलग अलग टाइप के जो जीव आए हैं ह्यूमन के एवोल्यूशन में, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती गई हैं। और इनके पास कुछ खास बातें क्या थी, दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी। तो वो खास छुपने छुपने का सहारा लेते थे, कुछ गुफा वगैरह में छुप जाते थे अपने शरीर को बचाने के लिए। और दूसरा खास गुण क्या पाया जाता है, जब भी इनका कोई इंडिविजुअल मर जाता था उसको वे दबा देते थे मिट्टी में। होमो सैपियंस, ये अफ्रीका से इनका ओरिजिन माना जाता है। एंड मूव अक्रॉस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और ये सारे महाद्वीपों में फैल गए और वहाँ पे विकसित हो गए अलग अलग रेसिज के अंदर। रेसिज मतलब इनकी अलग अलग नस्ल है वो देखने को मिलेगी, जिस भी एरिया में गई है उस हिसाब से इनका जो शरीर है वो अलग अलग रंग का देखने को मिलता है। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसैपियंस रोज। तो माना जाता है कि जो आइस एज आया, एक बर्फीला युग जिसमें टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया था धरती का, तो 75,000 से लेकर 10,000 साल पहले का बीच का जो ड्यूरेशन है, तो उसके अंदर माना जाता है कि जो मॉडर्न होमोसैपियंस है वो धरती पे अराइज हुआ है, उसका ओरिजिन माना जाता है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। प्री हिस्टोरिक का मतलब जो इतिहास से भी पहले, आदिकाल जिसको बोला जाता है, आदि ऐतिहासिक काल, मतलब कुछ अलग अलग जो टाइम पीरियड जो बांट रखे हैं इतिहास के भी। तो ऐतिहासिक काल होता है ये जिसके अंदर कुछ केव आर्ट का मतलब है गुफाओं पे कुछ चित्रकला मिली है, और वो 18,000 साल पहले की मिलती हैं। तो जो केव आर्ट है वो 18,000 पहले का इवोल्यूशन माना जाता है, 1 नंबर में ऑप्शन टाइप में पूछ लिया जाता है टाइम के हिसाब से। और ऐसी ही केव पेंटिंग वो भीमबेट का रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट, तो रेजिन डिस्ट्रिक्ट है एक मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भीमबेट की गुफाएं हैं, उनके अंदर ऐसी ही पेंटिंग है वो देखने को मिली है। जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको माना जाता है कि 10,000 साल पहले वो जो इंसानों ने खेती करनी है वो स्टार्ट की थी। और जैसे ही खेती करनी स्टार्ट की तो ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड, मतलब है जो इंसानों ने एक जगह पे रहना है वो शुरू कर दिया। रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशंस। और जो बाद की जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, अलग अलग जो सभ्यताएं हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता,
और भी काफ़ी सारी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में काफ़ी सारे जो सिविलाइजेशन है वो अरूज हुई, उनके तो काफ़ी सारे जो हिंट हैं हमको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और ये मतलब ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है इवोल्यूशन के नज़रिए से यदि हम देखें तो।